मैं रुकता हूँ, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ समय के बहने को सुनता हूँ। ये वही टाइम है जिसमें हम जीते हैं। सेकंड, आवर्स, ईयर्स हमें आगे ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म भी कर देते हैं। हम समय में उसी तरह हैं जैसे मछली पानी में। हमारा पूरा अस्तित्व टाइम से बंधा है। हिंदी माइथोलॉजी में शिवा का कॉस्मिक डांस यही यूनिवर्स की धड़कन है। यही टाइम का फ्लो है जो सबसे ओबियस लगता है, लेकिन फिजिक्स बताती है रियलिटी उतनी सिंपल नहीं। धरती फ्लैट लगती है पर स्फेरिकल है। सन घूमता दिखता है पर हम घूम रहे हैं। वैसे ही टाइम भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ते हुए पता चला टाइम अलग तरह से काम करता है, और सच में अभी तक हमें ये नहीं पता टाइम असल में है क्या। टाइम की मिस्ट्री बड़े सवालों से जुड़ती है। माइंड, यूनिवर्स, ब्लैक होल और लाइफ। कुछ एसेंशियल हमें हमेशा टाइम की ओर वापस खींचते हैं। नॉलेज की शुरुआत वंडर से होती है। जब पता चलता है टाइम वैसा नहीं जैसा हमने सोचा, हजार नए सवाल खुलते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं टाइम को लेकर साइंस ने क्या समझा है, क्या नहीं समझा, और हम आगे किस डायरेक्शन में डिस्कवरी कर रहे हैं। हम पास्ट को याद करते हैं, फ्यूचर को क्यों नहीं। हम क्या टाइम में है या टाइम हमारे अंदर है। टाइम का पास होना असल में क्या मतलब रखता है। जब मैं टाइम को सुनता हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। ये बुक द ऑर्डर ऑफ टाइम बाय कार्लो रेवेली हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा बताता है मॉडर्न फिजिक्स ने टाइम के बारे में क्या पाया। टाइम को हम सिंपल मानते हैं, एक यूनिफॉर्म फ्लो जो क्लॉक से मेजर होता है। पास्ट फिक्स्ड, फ्यूचर ओपन। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। टाइम की कई लेयर्स हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, टाइम हमारे हाथों में स्नोफ्लेक की तरह पिघलता गया। लेयर्स टूटती गई। टाइम का पुराना आइडिया डिसइंटीग्रेट हो गया। सेकंड पार्ट में राइटर बताते हैं अब जो बचा है वो एक एम्प्टी वाइंडस्वेप्ट दुनिया है, जहां टाइम लगभग गायब है। मून जैसा धूल भरी शांत दुनिया। क्वांटम ग्रेविटी इसी दुनिया को समझने की एक कोशिश है। एक ऐसी दुनिया जो टाइम के बिना भी चलती है। और तीसरे और आखिरी पार्ट में सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा यही है। अगर दुनिया में टाइम नहीं है तो हमारा फैमिलियर टाइम कहाँ से आता है। पास्ट फ्यूचर का फर्क, स्मूथ फ्लो, ऑर्डर, ये सब बनता कैसे है। ये टाइम की वापसी की जर्नी है। जैसे क्राइम नोवेल में कल्प्रिट को ढूंढते हैं, वैसे ही यहाँ हम टाइम को कल्प्रिट मानेंगे और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। पता चलता है टाइम हमारे पर्सपेक्टिव से पैदा होता है, हमारी बाउंड्रीज से। शायद अपराधी खुद हम ही हैं। किताब में बहुत से आइडियाज हैं, कुछ क्लियर हैं, कुछ कंफ्यूजिंग। कार्लो आपको साइंस की उस बाउंड्री तक ले जाते हैं जहां से आगे सिर्फ मिस्ट्री है। एक स्टार से भरा डार्क ओशन, जहां वो सारे जवाब छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। चैप्टर 1, द स्लोइंग डाउन ऑफ टाइम। टाइम पहाड़ों पर फास्ट चलता है और सी लेवल पर थोड़ा धीमे। फर्क बहुत कम है, लेकिन आज की प्रिसाइज क्लॉक इसे आसानी से मेजर कर लेती हैं। कुछ इवन सेंटीमीटर्स ऊपर नीचे करने से भी क्लॉक की स्पीड बदल जाती है। फ्लोर पर रखी क्लॉक टेबल वाली क्लॉक से थोड़ी धीमी चलती है, और सिर्फ क्लॉक नहीं, नीचे हर प्रोसेस स्लो हो जाता है। सोचो, 2 दोस्त अलग हो जाते हैं, एक प्लेन्स में रहता है और दूसरा माउंटेन्स में चला जाता है। वो दोनों सालों बाद मिलते हैं। अब जो नीचे रहा है उसने थोड़ा कम जिया है, उसकी क्लॉक ने कम बार टिक किया, उसके पौधे कम बढ़े, उसके थॉट्स को अनफोल्ड होने के लिए टाइम भी कम मिला। हालांकि ये फर्क बहुत कम होगा जो ह्यूमन माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये सुनकर अजीब लगता है,
पर दुनिया ऐसे ही चलती है। कुछ जगह टाइम धीमा होता है और कुछ जगह तेज। आइंस्टाइन ने ये फैक्ट क्लॉक से बहुत पहले ही समझ लिया था, लगभग 1 सेंचुरी पहले। साइंटिफिक थिंकिंग की यही ताकत है, पहले सोच लेना फिर दुनिया उसे कंफर्म करे। एनेक्सामाइंडर ने समझा कि स्काई पैरों के नीचे भी है, लोगों के अर्थ के चारों ओर घूमने से बहुत पहले। कोपरनिकस ने समझा कि अर्थ घूमती है, एस्ट्रोनॉट के मून से देखने से बहुत पहले। वैसे ही आइंस्टाइन ने समझा टाइम हर जगह एक स्पीड से नहीं चलता। हम अक्सर जो ओबियस मानते हैं वो बस हमारी आदत होती है। हमें लगता है स्काई ऊपर है, नीचे नहीं, अर्थ खड़ी है, घूमती नहीं। टाइम सब जगह एक जैसा बहता है, लेकिन नॉलेज बढ़ने पर यह सब गलत साबित हुआ। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की बेसिक प्रॉब्लम को देखा। सन और अर्थ एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, बिना छुए और बिना किसी चीज के बीच से। आइंस्टाइन ने इमेजिन किया सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को खींच नहीं रहे, उनके बीच में कोई ना कोई चीज है जो उन्हें खींच रही है। तो उनके बीच में एक क्या है? स्पेस और टाइम। जैसे पानी में रखा शरीर अपने आसपास का पानी हिलाता है, वैसे ही सन और अर्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को मॉडिफाई करते हैं। स्पेस टाइम की ये डिफॉर्मेशन बॉडीज को मूव कराती है, उन्हें एक दूसरे की तरफ गिरते हुए दिखाती है। यही स्लोविंग ऑफ टाइम ग्रेविटी का असली राज है। स्ट्रक्चर ऑफ टाइम का बदलना यानी टाइम का स्लो हो जाना। मास अपने आसपास टाइम को धीमा कर देता है। अर्थ एक बड़ी मास है, इसलिए अपने आसपास टाइम को स्लो करती है। प्लेन्स अर्थ के करीब होते हैं, इसलिए वहां टाइम ज्यादा स्लो होता है। माउंटेन थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए वहां टाइम थोड़ा तेज चलता है। इसीलिए जो दोस्त सी लेवल पर रहा वह थोड़ा कम जिया होगा, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी बात की थी। क्योंकि जहां टाइम स्लो होता है वहां चीजें नेचुरली मूव स्लो करती हैं। इंटरप्लैनेटरी स्पेस में टाइम यूनिफॉर्म है, इसलिए वहां ऑब्जेक्ट गिरते नहीं, बस फ्लोट करते हैं। अर्थ की सरफेस पर टाइम नीचे की तरह स्लो होता है, इसलिए हर चीज नीचे गिरती है। जैसे बीच में दौड़ते हुए पानी में जाते हैं, पानी की रेजिस्टेंस हमें नीचे की तरफ धकेलती है, उसी तरह अर्थ का स्लो टाइम चीजों को अपनी तरफ खींचता है। पैर जमीन पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वहां टाइम हमारे सिर की तुलना में स्लो है। ये वैसा ही है जैसे सनसेट देखते हुए अचानक याद आए कि सन नहीं घूम रहा, हम घूम रहे हैं। माइंड की नजर में पूरा प्लेनेट उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करता दिखता है। ये वही क्रेजी क्लैरिटी है जिसके बारे में पॉल मैकार्टी ने फूल ऑन द हिल में लिखा। वो नजर जो हमारी आदत वाली नजर से ज्यादा दूर तक देख लेती है। राइटर बोलते हैं उन्हें एनेक्सीमेंडर से खास लगाव है। वो ग्रीक फिलोसोफर जिसने 26 सेंचुरी पहले समझ लिया था कि अर्थ स्पेस में फ्लोट करती है, किसी चीज पर टिकी नहीं। उसकी राइटिंग का सिर्फ एक छोटा फ्रेगमेंट बचा है, थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। इस रहस्यमयी वर्ड्स ने साइंस की शुरुआत कर दी। यही आइडिया ऑर्डर ऑफ टाइम, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का बेस बना। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी ने स्टार की मूवमेंट को टाइम में समझा। मॉडर्न फिजिक्स इक्वेशन बताती है चीजें टाइम में कैसे बदलती है। न्यूटन से मैक्सवेल तक, श्रोडिंगर से क्वांटम फील्ड थ्योरी, सब टाइम के ऑर्डर पर ही चलते हैं। इक्वेशंस में टाइम को टी से लिखा जाता है। टी का मतलब है क्लॉक द्वारा मेजर किया गया नंबर। लेकिन अगर दो क्लॉक्स अलग टाइम दिखाएं, एक माउंटेन पर दूसरा सी लेवल पर, तो कौन सा टी सही है? एक लैब में टेबल की क्लॉक फ्लोर वाली क्लॉक से फास्ट चलती है, तो कौन सा टाइम असली है? आइंस्टाइन का जवाब, ये सवाल ही गलत है। जैसे डॉलर्स और पौंड का कोई सच्ची वैल्यू नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे के कंपेयर होते हैं।
वैसे ही टाइम का कोई सिंगल ट्रू वर्जन नहीं है। सिर्फ दो नहीं, हर पॉइंट इन स्पेस का अपना टाइम है। फिजिक्स इस क्लॉक स्पेसिफिक टाइम को प्रॉपर टाइम कहती है। हर क्लॉक का अपना प्रॉपर टाइम, हर प्रोसेस का अपना रिदम। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी जो बताती है प्रॉपर टाइम एक दूसरे के रिलेटिव कैसे बदलते हैं। अब सिंगल टाइम नहीं बचा, एक स्पाइडर वेब ऑफ टाइम्स है। हम यह नहीं बताते कि दुनिया कैसे एक टाइम में इवॉल्व होती है, हम बताते हैं कि चीजें अपने अपने लोकल टाइम में कैसे बदलती हैं। ये लोकल टाइम एक दूसरे से कैसे शिफ्ट होते हैं। जनरल रिलेटिविटी में भी एक सिंगल टाइम नहीं है, बस एक बड़ा नेटवर्क जहां इवेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। टाइम अब एक नहीं रहा, हर जगह उसका अलग रिदम है, हर चीज अपनी अलग स्पीड से बदलती है। अगर दुनिया शिवा के डांस से चलती है तो अकेला शिवा नहीं, 10,000 नाचते हुए शिवाज हैं, हर एक अपनी अलग लय पर। चैप्टर सेकंड, लॉस ऑफ डायरेक्शन। माउंटेन और प्लेन्स में क्लॉक अलग अलग स्पीड से चलती है, लेकिन क्या यह टाइम का असली मतलब है? जैसे नदी का पानी किनारों पर स्लो और बीच में फास्ट बहता है, फिर भी बहता है। क्या टाइम भी ऐसा नहीं, हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ बहता हुआ? क्लॉक के नंबर्स को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। टाइम का सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है उसका फ्लो, उसकी धारा, वही इटर्नल करंट जिसकी बात रिलाइक ने की। द इटर्नल करंट ड्रॉज ऑल द एजेस अलोंग विद इट। कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आता है, घाव पहले होता है और दर्द बाद में। गिलास टूटकर टुकड़ों में बिखरता है, टुकड़े वापस कभी गिलास नहीं बनते। पास्ट बदल नहीं सकता, बस मेमोरीज और रिग्रेट रहते हैं। फ्यूचर खुला है, असंख्य पॉसिबिलिटीज, आशंका, उम्मीद और प्लानिंग के साथ। इसीलिए टाइम एक एरो है, दो तरफ बराबर नहीं। हम टाइम को सबसे ज्यादा उसके इसी फ्लो में महसूस करते हैं, पल्स पर, यादों में, फ्यूचर की चिंता में। पास्ट हो चुका होता है, फ्यूचर अभी नहीं हुआ। ये सब क्यों है? ये फर्क दुनिया के किस मैकेनिज्म में छिपा है? 19th और 20th सेंचुरी फिजिक्स ने इन सवालों को डीपली एक्सप्लोर किया और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने ये पाया, दुनिया के फंडामेंटल लॉज में पास्ट और फ्यूचर में कोई अंतर नहीं है। ना कॉज इफेक्ट का अंतर, ना मेमोरी होप का, ना रिग्रेट इंटेंशंस का। नेचर के बेसिक रूल सिमेट्रिक हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड। यही से लॉस ऑफ डायरेक्शन की शुरुआत होती है। सादी कार्नोट को स्टीम इंजन्स का जुनून था, मशीन जो फायर से मोशन बनाती थी। 1824 में उसने एक बुकलेट लिखी, रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। इसमें कई गलतियां थी। वह हीट को एक फ्लूइड मानता था जो हॉट से कोल्ड की तरफ बहता है, जैसे वाटरफॉल में पानी नीचे गिरकर एनर्जी बनाता है। लेकिन इसमें की आइडिया सही था, स्टीम इंजन्स हीट के हॉट से कोल्ड में जाने पर काम करते हैं। सादी की बुकलेट पहुंची रुडोल्फ कोल्सिनस तक, एक शार्प पर्शियन प्रोफेसर। क्लोजियस ने असली प्रिंसिपल समझा, हीट अपने आप कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती। ये पॉइंट फिजिक्स में यूनिक है, क्योंकि एक बॉल गिर सकती है और बाउंस होकर ऊपर भी जा सकती है, पर हीट नहीं कर सकती। फिजिक्स की बाकी इक्वेशन, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, किसी में भी पास्ट फ्यूचर का फर्क नहीं। अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड पॉसिबल है तो वो बैकवर्ड भी पॉसिबल है। सिर्फ हीट का लॉ पास्ट और फ्यूचर में फर्क लाता है। जहां भी टाइम की डायरेक्शन दिखती है, हीट मौजूद है। अगर फिल्म में बॉल रोलिंग दिखे, आप नहीं बता सकते फिल्म उल्टी है या सीधी, लेकिन अगर बॉल रुक जाए तो आप जानते हैं कि फिल्म फॉरवर्ड है, क्योंकि बैकवर्ड में बॉल अपने आप चलना शुरू नहीं करेगी। बॉल फ्रिक्शन से रुकती है और फ्रिक्शन हीट बनाता है।
इसलिए हीट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ टाइम। इवन थॉट्स भी पास्ट से फ्यूचर की तरफ अनफोल्ड होते हैं। सोचने से दिमाग गर्म होता है। क्लोजियस ने एक नई क्वांटिटी बनाई, एंट्रोपी मतलब एस, जो बताती है कि हीट का इरिवर्सिबल फ्लो कितना हुआ। क्लोजियस ने एक नई क्वांटिटी बनाई, एंट्रोपी, जो एस से डिनोट होती है, जो बताती है कि हीट का इरिवर्सिबल फ्लो कितना हुआ। उसका रूल है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या सेम रहती है, कभी घटती नहीं। इसे ही कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह इक्वेशन टाइम का तीर है, फिजिक्स की अकेली इक्वेशन जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस दिखाती है। इसके पीछे छुपा पूरा संसार अब सामने लाएगा एक ट्रेजिक ब्रिलियंट ऑस्ट्रेलियन, लुडविग बोल्ट्जमैन, एक वॉचमेकर का पोता और थर्मोडायनेमिक्स का महान स्टोरी टेलर। इक्वेशन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के पीछे असली दुनिया क्या है, ये सबसे पहले लुडविग बोल्ट्जमैन ने समझाया। उन्होंने टाइम की डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। बोल्ट्जमैन यूरोप के अलग अलग शहरों में काम करते थे, क्रेग्स, हिडनबर्ग, बर्लिन, वियना। उनका स्वभाव भी जगहों की तरह अनस्टेबल था, कभी बहुत खुश, कभी बहुत डिप्रेस्ड। छोटे कद के, घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें कहती थी, माय डियर स्वीट चबी वन। और यही बोल्ट्जमैन टाइम की डायरेक्शनलिटी के ट्रेजिक हीरो बने। सदी कार्नोट हीट को एक फ्लूइड मानता था, ये गलत था। हीट दरअसल मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक एजिटेशन है। हॉटिटी उसमें मॉलिक्यूल बहुत तेज हिल रहे हैं, कोल्डिटी मतलब मॉलिक्यूल कम हिल रहे हैं। आइस क्यूब मेल्ट होता है क्योंकि मॉलिक्यूल धीरे धीरे फास्ट और लूज होते जाते हैं। 19th सेंचुरी में कई साइंटिस्ट एटम्स में विश्वास नहीं करते थे। बोल्ट्जमैन पूरी ताकत से उनके अस्तित्व के पक्ष में खड़े थे। उनके डिबेट्स, आर्गुमेंट लेजेंड बन गए। एक वियना कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिस्ट ने कहा, मैटर के लॉज में टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए साइंटिफिक मैटेरियलिज्म खत्म है। बोल्ट्जमैन ने इसका तकड़ा जवाब दिया। जैसे कोपरनिकस ने सनसेट में अर्थ को घूमते हुए माइंड की नजर से देखा, वैसे बोल्ट्जमैन एक ग्लास ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल की फ्रेंटिक मूवमेंट दिखाते थे। हम पानी को काम और स्टिल देखते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट ने अर्थ को ऊपर से देखा था, सुंदर और शांत, लेकिन अर्थ के अंदर जीवन की काउंटलेस मूवमेंट छुपी थी। वैसे ही पानी में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल लगातार टकरा रहे होते हैं। एक जगह मॉलिक्यूल स्लो है, बगल के फास्ट मॉलिक्यूल उन्हें हिला भी देते हैं। हीट ऐसे ही फैलती है, हॉट मॉलिक्यूल कोल्ड वाले को शेक करके गर्म कर देते हैं। बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग थर्मल एजिटेशन वैसा ही है जैसे कार्ड को शफल करना। अगर कार्ड्स ऑर्डर्ड हों, शफल उन्हें डिसऑर्डर कर देता है। इसी नेचुरल डिसऑर्डर से हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, कभी उल्टी नहीं। पास्ट फ्यूचर का क्या फर्क है? एलिमेंट्री फिजिक्स लॉज समय को नहीं पहचानते, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। पास्ट फ्यूचर का फर्क नेचर की डीप ग्रामर से नहीं आता, ये आता है नेचुरल डिसऑर्डरिंग से। दुनिया सुर से बेसुर होती जाती है, कम खास, कम परफेक्ट, और इसी डायरेक्शन में टाइम फॉरवर्ड चलता है। बोल्ट्जमैन की इंट्यूशन ब्रिलियंट और सही थी, लेकिन इससे एक नया बड़ा सवाल पैदा होता है। पास्ट में एंट्रोपी लो क्यों थी? यूनिवर्स ऑर्डर शुरू क्यों हुआ? अगर कोई फिनोमेना लो एंट्रोपी से शुरू हो तो उसका डिसऑर्डर बढ़ना नेचुरल है, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत लो एंट्रोपी से हुई ही क्यों? पार्टिकुलरिटी क्या है? तो राइटर इसे फुल एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, पहले 26 रेड और अगले 26 ब्लैक। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर्ड है, मतलब लो एंट्रोपी।
लेकिन ये सिर्फ इसीलिए पर्टिकुलर लगता है क्योंकि हम कलर पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम सूट्स देखें, पहले 26 सिर्फ हार्ट और स्पेड्स हों तो वह भी पर्टिकुलर होगा। अगर हम ओड इवन नंबर देखें या क्रीज्ड कार्ड्स या ठीक वही 26 कार्ड जो 3 दिन पहले ऊपर थे, तो हर तरफ अपनी जगह पर्टिकुलर बन जाता है। सच तो यह है, हर कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है। अगर हम सारे डिटेल्स देखें, हर चाइल्ड अपनी माँ के लिए यूनिक होता है, वैसे ही हर अरेंजमेंट यूनिक है अगर डिटेल लेवल विजन इस्तेमाल करें तो। इसीलिए ऑर्डर्ड वर्सेस डिसऑर्डर्ड तभी मीनिंगफुल है जब हमारी नज़र ब्लर्ड और लिमिटेड हो। बोल्ट्जमैन ने दिखाया एंट्रोपी मौजूद है क्योंकि हम दुनिया को ब्लर करके देखते हैं। एंट्रोपी यह काउंट करती है उन कितने माइक्रोस्कोपिक स्टेट को हम अलग नहीं पहचान पाते। हीट, एंट्रोपी और लो एंट्रोपी पास्ट, ये सब नेचर की एक अप्रोक्सीमेट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कोई पास्ट फ्यूचर नहीं होता। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हर मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्टेट जान ले तो पास्ट और फ्यूचर का फर्क गायब हो जाता है। फ्यूचर उतना ही डिटरमाइंड होगा जितना पास्ट, ना ज्यादा और ना कम। एलिमेंट्री लॉज में कॉज इफेक्ट का भी कोई अलग मीनिंग नहीं। लॉज सिमेट्रिक होते हैं, फ्यूचर पास्ट दोनों के लिए सेम। पास्ट फ्यूचर का फर्क दुनिया की सच्चाई नहीं, यह हमारी ब्लरी परसेप्शन की वजह से पैदा होता है। यानी टाइम का फ्लो इतना बेसिक, इतना इमोशनल अनुभव शायद सिर्फ हमारी सीमित विजन का रिजल्ट है। अगर हम मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट डांस देख सकें तो फ्यूचर और पास्ट सेम लगेंगे। क्या हम पास्ट को उतना ही कम जानते हैं जितना फ्यूचर को? बोल्ट्जमैन यही कहता है, टाइम लॉसेस अनदर लेयर। एविडेंस क्लियर है, टाइम का फ्लो इंटरेस्टिंगली दुनिया में नहीं सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव में है। यूनिवर्स के पास्ट में एक रेयर इम्प्रोबेबल स्टेट था, हमारी ब्लर नजर उसे ऑर्डर्ड मानती है, इसी से टाइम का फ्लो पैदा होता है। वियना में बोल्ट्जमैन के टॉमस्टोन पर एंट्रोपी का रियल इक्वेशन लिखा था, जो बताता है कि एंट्रोपी इज इक्वल टू उन माइक्रोस्कोपिक स्टेट के नंबर्स जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसकी मार्बल स्टैचू सख्त दिखती है पर शायद वह वैसा कभी नहीं था। स्टूडेंट और प्रोफेसर अक्सर उसकी ग्रेव पर जाकर टाइम के बारे में सोचते हैं। बोल्ट्जमैन ने दिखाया टाइम का इंस्टेंटिक डायरेक्शन नहीं होता, टाइम का फ्लो एक इल्यूजन है, एक ब्लड रिफ्लेक्शन। यही रिके के इटर्नल करंट का असली सोर्स है। 25 की उम्र में प्रोफेसर बने, एम्परर से सम्मान पाया, दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। माइंड हमेशा होप और डिप्रेशन के बीच झूलता रहा। अंत में बोल्ट्जमैन ने ट्रस्टी के पास डियोनो में खुदकुशी कर ली जब उनकी पत्नी और बेटी समुद्र में तैर रही थी। यही डिनो बाद में रिलाई की एल्जीज का बर्थ प्लेस बनेगा। चैप्टर 3, द एंड ऑफ प्रेजेंट। मास टाइम को स्लो करती है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे 10 साल पहले ही समझ लिया था कि स्पीड भी टाइम को स्लो कर देती है। यह हमारी टाइम की बेसिक इंट्यूशन को पूरी तरह हिला देने वाला फैक्ट है। पहले हमने 2 दोस्तों को माउंटेन और प्लेन्स में भेजा था। अब इमेजिन करो, एक फ्रेंड खड़ा रहता है और दूसरा लगातार चलता रहता है। जो चलता है उसके लिए टाइम स्लो चलता है, वह थोड़ा कम उम्र जिएगा, उसकी वॉच कम सेकंड्स दिखाएगी, उसके थॉट अनफोल्ड होने में ज्यादा समय लेंगे और उसका प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। फॉर एवरीथिंग दैट मूव्स टाइम पासिस मोर स्लोली। बहुत हाई स्पीड पर 1970s में पहली बार एयरप्लेन्स पर प्रिसीजन वॉचेस से इसे मेजर किया गया। प्लेन वाली वॉच ग्राउंड की वॉच से पीछे रह जाती थी। आज कई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में यह इफेक्ट रेगुलरली देखा जाता है। आइंस्टाइन ने यह सब पहले ही समझ लिया था जब वह सिर्फ 25 साल के थे। मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है। इनमें टाइम वेरिएबल टी होता है, लेकिन एक अजीब प्रॉपर्टी है,
अगर आप एक खास स्पीड से ट्रेवल करो तो मैक्सवेल इक्वेशन आपके लिए सही नहीं रहती, जब तक कि आप टाइम को टी की जगह एक नया वेरिएबल नहीं मानते, टी डैश। मैथमेटिक्स इस फीचर को जानते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। आइंस्टाइन ने इसे समझा। टी इक्वल टू मेरा टाइम जब मैं स्टेशनरी हूँ, टी डैश तुम्हारा टाइम जब तुम मूविंग हो। यानी मूविंग वॉच और स्टिल वॉच टाइम डिफरेंट मेजर करती है। पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि मूवमेंट से टाइम बदल सकता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कम सेकंड्स बीतते हैं, प्लांट स्लोली ग्रो करता है, ड्रीम्स कम होते हैं, टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सिर्फ जगह बदलने से नहीं, स्पीड बदलने से भी प्रॉपर टाइम बदलता है। दिस इज स्ट्रेंज, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी बड़े हैं। नाउ मीन्स नथिंग। इमेजिन करो आपकी सिस्टर प्रोक्सिमा बी पर है। प्रोक्सिमा बी क्या है? ये भी हमारी मिल्की वे की तरह एक गैलेक्सी है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 लाइट ईयर दूर है। आप अपनी सिस्टर से पूछते हो वह अभी क्या कर रही है। सही जवाब इस सवाल का कोई मतलब नहीं। जैसे वेनिस में खड़े होकर पूछना या बीजिंग में क्या हो रहा है। हेयर वेनिस के लिए होता है, बीजिंग के लिए नहीं। उसी तरह नाउ आपकी जगह पर डिफाइन होता है, दूसरों की जगह पर नहीं। अगर आपकी सिस्टर आपके पास रूम में है, आप इंस्टेंटली देख सकते हो कि वह क्या कर रही है। अगर वह दूर है, आप कॉल करके पूछते हो। लेकिन ध्यान दो, लाइट को आपकी आइज तक पहुंचने में नैनो सेकंड्स लगते हैं। आप उसे अब नहीं, थोड़ी देर पहले जैसा देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में लिवरपूल कॉल में मिली सेकेंड्स डिले होता है। आप उसकी गतिविधि अभी नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स पहले की सुनते हैं। अभी तक फर्क छोटा है, लेकिन कॉस्मिक डिस्टेंसेस पर यह पूरा मीनिंग बदल देता है। जैसा अगर आपकी सिस्टर प्रोक्सिमा बी पर है, लाइट को वहां से यहाँ आने में 4 साल लगते हैं, तो टेलीस्कोप में आप जो भी देखते हैं वह उसका 4 साल पहले वाला मूवमेंट है। रेडियो सिग्नल भी वही पुरानी इंफॉर्मेशन लाते हैं। यानी अब वह क्या कर रही है, इसका जवाब टेलीस्कोप या रेडियो नहीं दे सकते। जो वो टेलीस्कोप में कर रही है उसके 4 साल बाद वाला मूवमेंट ही उसका अब है। लेकिन नहीं, क्योंकि उसके लिए 4 साल बाद वह अर्थ लौट चुकी हो सकती है, और या अर्थ पर 10 साल बीत चुके होंगे, तो उसका अब फ्यूचर में कैसे हो सकता है। मान लो आपकी सिस्टर 10 साल पहले प्रोक्सिमा बी पर गई थी और अपने साथ कैलेंडर ले गई। क्या उसका अब वह दिन है जब उसके कैलेंडर में 10 साल पूरे हों? नहीं, वह अपने 10 साल बाद अर्थ लौट सकती है, जहां तब तक 20 साल गुजर चुके होंगे। तो अब आखिर है कहां? यह सवाल मीनिंगफुल नहीं है। प्रोक्सिमा बी पर कोई ऐसा मूवमेंट मौजूद नहीं है जो हमारे अब से मैच करे। फिजिक्स के अकॉर्डिंग यह पूरी आधुनिक साइंस की सबसे चौंकाने वाली खोज है। अब एक लोकल कॉन्सेप्ट है, यह सिर्फ पास की चीजों पर लागू होता है। जैसे नॉनसेंसिकल सवाल, फुटबॉल टीम ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप कैसे जीता? एक चिड़िया ने कितने पैसे कमाए? एक म्यूजिकल नोट का कितना वजन होता है? ये सवाल इसलिए गलत हैं क्योंकि ये गलत कैटेगरीज को मिक्स करते हैं। वैसे ही दूर की चीजों के लिए अब पूछना गलत कैटेगरी का सवाल है। हमारा प्रेजेंट पूरे यूनिवर्स में नहीं फैलता, यह हमारे आसपास एक बबल की तरह है। बबल का साइज डिपेंड करता है हम टाइम को कितने प्रिसीजन से मेजर कर सकते हैं। नैनो सेकेंड्स हमारा अब सिर्फ कुछ मीटर्स तक है, मिली सेकेंड्स हजारों किलोमीटर्स तक। ह्यूमन के लिए पूरी अर्थ को एक शेयर्ड प्रेजेंट मान सकते हैं, यहीं तक अब वैलिड है। हमारे आसपास की दुनिया 3 हिस्सों में बंटती है। पास्ट, जो हम अभी देख सकते हैं, उससे पहले के इवेंट्स। फ्यूचर, जो हम आगे जाकर देख सकेंगे। मार्स पर 15 मिनट, प्रोक्सिमा बी पर ये 8 साल के बराबर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लाखों साल। यह नया पास्ट है, नया फ्यूचर, लेकिन अभी भी प्रेजेंट का एक हिस्सा है। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी जिसमें यूनिवर्सल प्रेजेंट उसने बिल्कुल
इल्यूजन माना था। पूरे यूनिवर्स का एक सिंगल नाउ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह रेनबो के उस जगह जैसा है जहां वह पेड़ों को छूता हुआ दिखता है, आप पास जाओगे तो वह गायब हो जाएगा। अगर आप पूछो दो ग्रहों पर दो इवेंट्स क्या एक ही समय हो रहे हैं, यही सवाल, यह सवाल ही गलत है। यूनिवर्स में सेम मोमेंट जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इस चैप्टर में राइटर यही कंक्लूड करता है कि टाइम ने अपनी एक और परत खो दी है और नाउ सिर्फ एक लोकल इल्यूजन मात्र भर है। चैप्टर 4 लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे LSD हमारे टाइम एक्सपीरियंस को एक मैजिकल एपिक दुनिया बना देते हैं। एलिस पूछती है, फॉरएवर कितना लंबा होता है? व्हाइट रैबिट कहता है, कभी कभी बस 1 सेकंड का। ड्रीम्स कभी एक पल में होते हैं पर लगते जैसे सदियां बीत गई हैं। टाइम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में इलास्टिक है, कभी बहुत तेज और कभी बहुत धीमा। टाइम हमारे कल्चर में भी इलास्टिक है। आइंस्टाइन से पहले हमने कैसे मान लिया कि टाइम हर जगह एक ही स्पीड से चलता है? न हमारी बॉडी न हमारे एक्सपीरियंस ऐसा कहते हैं। तो यह आइडिया आया कहां से? टाइम शब्द एक इंडो यूरोपियन रूट से आता है जिसका मतलब है टू डिवाइड। सदियों से हम टाइम को डेज में डिवाइड करते हैं, डेज को आवर्स में। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पुराने जमाने में आवर्स इक्वल नहीं थे। गर्मियों में सनराइज से सनसेट तक का टाइम ज्यादा होता था, वहीं सर्दियों में कम। इसीलिए लोगों ने दिन को 12 हिस्सों में बांटा था। समर्स में आवर लंबे होते थे और विंटर्स में आवर छोटे। यही बात बाइबल की पैराबल ऑफ विनेगर में भी आती है। क्लॉक का असली रूल लेट आया। एंशिएंट वर्ल्ड में सनडायल्स, आवर ग्लासेस, वाटर क्लॉक थे, लेकिन वे लाइफ को कंट्रोल नहीं करते थे। मैकेनिकल क्लॉक्स ने हमारी लाइफ को रेगुलेट करना 14th सेंचुरी यूरोप में शुरू किया। सिटीज ने चर्च के साथ बेल टावर बनाए और उन पर क्लॉक लगाई गई ताकि सब एक्टिविटीज एक रिदम पर चले। और यही था क्लॉक रेगुलेटेड सोसाइटी का जन्म। स्ट्रासबर्ग चर्च इसका पावरफुल सिंबल है। पुराना सनडायल एक एंजल दिखाता है और नया सनडायल सिर्फ एक मैथमेटिशियन। मैसेज साफ है, टाइम अब डिवाइन नहीं रहा बल्कि मैथमेटिकल हो गया है। अब ये सारी क्लॉक सेम टाइम क्यों दिखाती है, यह भी नया आइडिया है। जब ट्रैवलिंग स्लो थी, लोग घोड़ों पे या पैदल चलते तो कोई रीजन नहीं था हर जगह की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने का। हर गांव में सन डायल था जो सन की हाइट देखकर क्लॉक सेट करता था। लेकिन सन तो ईस्ट से वेस्ट जाता है, इसलिए नून हर जगह अलग होती थी। वेनिस में नून पहले, टूरिन में नून आधे घंटे बाद, फ्लोरेंस, ऑस्ट्रेलिया सबकी अपनी अपनी घड़ी थी। पेरिस में एक स्टेशन की क्लॉक सिटी की बाकी क्लॉक से पीछे रखी जाती थी, लेट ट्रेवल्स की हेल्प के लिए। हर गांव की अपनी एक यूनिक आवर होती थी। यूनिक टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 19th सेंचुरी में टेलीग्राफ आया, ट्रेन तेज और कॉमन होने लगी। अब प्रॉब्लम थी, हर शहर की क्लॉक अलग टाइम क्यों दिखाती है। ट्रेन टाइम टेबल बनाना मुश्किल हो गया। इसीलिए पहली बार यूएसए ने कोशिश की कि दुनिया का टाइम स्टैंडर्डाइज किया जाए। प्रपोजल ये था कि जब लंदन में आफ्टरनून हो, मतलब 12 o'clock, तो न्यूयॉर्क में उसी मोमेंट को कहा जाए 6 PM, यानी पूरी दुनिया लंदन के आफ्टरनून से टाइम सेट करे। लेकिन लोग अपने लोकल टाइम छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो आइडिया रिजेक्ट हो गया। फिर 1883 में कॉम्प्रोमाइज आया, पूरी दुनिया को टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाए, हर जोन में क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड रहे। लोकल आफ्टरनून और क्लॉक आफ्टरनून के बीच मैक्सिमम 30 मिनट का ही डिफरेंस रहे। यह सिस्टम धीरे धीरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया और पहली बार सिटीज के क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होने लगे। यह कोइंसिडेंस नहीं है कि आइंस्टाइन अपनी पहली नौकरी स्विस पेटेंट ऑफिस में करते थे और उनका काम क्या था, रेलवे स्टेशन के क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने वाले पेटेंट। यही आइंस्टाइन को समझ आया, क्लॉक्स को परफेक्ट तरीके से सिंक्रोनाइज करना असंभव है।
आयरनी यह है कि दुनिया ने क्लॉक्स को सिंक करना शुरू किए। विडंबना यह है कि जब दुनिया ने क्लॉक को सिंक करना शुरू किया तो कुछ साल बाद आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन कभी संभव ही नहीं है। क्लॉक आने से पहले टाइम मेजर करने का सिर्फ एक यूनिवर्सल तरीका था, डे और नाइट का अल्टरेशन। यह रिदम प्लैनेट, एनिमल, पूरे लाइफ साइकिल को रेगुलेट करता था। बायोलॉजी में भी काउंटलेस क्लॉक्स हैं, मोलिकुलर क्लॉक, न्यूरल क्लॉक, केमिकल रिदम्स और हार्मोन साइकिल। सिंगल सेल के अंदर 24 आवर रिदम पाए जाते हैं। डे नाइट साइकिल्स हमारी टाइम की एंशिएंट समझ का बेस है। एरिस्टोटल मानते थे कि टाइम क्या है, इक्वल टू काउंटिंग इन चेंज। ह्यूमंस ने टाइम ऐसे समझा, पहले दिन गिने, साल गिने, सीजन्स के साइकिल गिने, कभी मून साइकिल, कभी पेंडुलम स्विंग, आवर-ग्लास टर्न्स, यानी टाइम इज इक्वल टू चेंजेस को काउंट करना। अरिस्टोटल ने सबसे पहले पूछा टाइम है क्या, और उन्होंने आंसर दिया टाइम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ चेंज। जब हम पूछते हैं व्हेन, हम चेंज के किसी इवेंट की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मैं 3 दिन बाद लौटूंगा, मतलब डिपार्चर और रिटर्न के बीच सन 3 बार पूरा चक्कर लगाएगा। सिंपल मीनिंग, अगर चेंज हो रहा है तो टाइम है, और अगर कुछ भी चेंज न हो, अगर कुछ भी मूव न करे, न बदले, तो क्या टाइम रुक जाता है? यही है चैप्टर का कोर सवाल, और यहीं से शुरू होती है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस की असली डिस्कशन। अरिस्टोटल मानते थे अगर कुछ नहीं बदलता तो टाइम नहीं गुजरता। टाइम बस बदलावों को मापने का तरीका है, दिन गिनना, बदलाव गिनना। वो लिखते हैं अगर बाहर अंधेरा हो, बॉडी कुछ फील न करे, पर माइंड में कोई मूवमेंट न हो, तो हमें लगता है टाइम बीत गया। यानी टाइम क्या है? मूवमेंट का रजिस्टर। न्यूटन इसके उलट कहते हैं। वो अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखते हैं कि लोग टाइम, स्पेस, मोशन को सिर्फ विजिबल ऑब्जेक्ट से जोड़कर समझते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। न्यूटन इन्हें एब्सोल्यूट और रिलेटिव में बांटते हैं। न्यूटन मानते हैं कि ऐसा ट्रू टाइम भी है जो चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। अगर सब कुछ मोशनलेस हो जाए, सोल भी फ्रीज हो जाए, फिर भी ट्रू टाइम बहता ही रहेगा। यह टाइम डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, कैलकुलेशन से ही पता चलता है। नेचुरल डेज अनइक्वल होते हैं, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर उन्हें करेक्ट करते हैं ताकि मोशन को ट्रू टाइम से मेजर किया जा सके। सवाल ये बनता है, अरिस्टोटल सही है या न्यूटन? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं। टाइम क्या केवल चेंज का मेजर है, या फिर एक एब्सोल्यूट चीज है जो खुद भी फ्लो करती है? न्यूटन का मॉडल इंडिपेंडेंट टाइम वाला है। मॉडर्न फिजिक्स बनाने में हेल्पफुल हुआ। उनकी इक्वेशन में टी वही एब्सोल्यूट टाइम है जो इक्वल और यूनिफॉर्म चलता है, चीजों के बदलने या मूव होने से इफेक्ट नहीं होता। न्यूटन के लिए क्लॉक ऐसे डिवाइस थे जो इम्परफेक्ट तरीके से उस यूनिफॉर्म ट्रू टाइम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। न्यूटन लिखते हैं यह एब्सोल्यूट ट्रू मैथमेटिकल टाइम परसिस्टेबल नहीं है। इसे कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस करना पड़ता है। यह सेंसिस से नहीं मिलता, यह एक इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको यह न्यूटन वाला समय सिंपल और नेचुरल लगता है तो इसकी वजह है स्कूल बुक ने यही कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैलाया और यह हमारा कॉमन सेंस बन गया। लेकिन एक यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट टाइम इंसान की एंशिएंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, यह सिर्फ न्यूटन का आइडिया था। ज्यादातर फिलोसोफर ने न्यूटन की बात को रिजेक्ट किया। लेबिनिज ने आर्ग्यू किया कि टाइम सिर्फ इवेंट का ऑर्डर है, कोई ऑटोनोमस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेजेंड कहती है लेबिनिज अपने नाम से टी अक्षर हटाते थे न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम टी का विरोध दिखाने के लिए। न्यूटन से पहले टाइम सिर्फ बदलावों को काउंट करने का एक तरीका था। एब्सोल्यूट टाइम की इमेजिनेशन ह्यूमन हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी। हमारी इंट्यूशंस कभी नेचुरल नहीं होती, बल्कि पहले से आए थिंकर्स का असर होती है। न्यूटन ने एक ऐसा टाइम इंट्रोड्यूस किया जो इक्वेशन में ब्रिलियंटली काम करता है, लेकिन वही टाइम हम परसीव नहीं कर पाते। तो कौन सही है, अरिस्टोटल या न्यूटन? इन दोनों के बीच से निकलने के लिए
एक तीसरे थिंकर की जरूरत थी, उस पर आगे बात होगी। टाइम के दो इंटरप्रिटेशन है, एक एरिस्टोटल वाला जो जवाब देता है वैन, और एक न्यूटन का जिसमें टाइम फ्लो करता है अगर कुछ हो भी ना हो, ये सिर्फ स्पेस पर लागू होते हैं। टाइम के दो इंटरप्रिटेशन है, वो दोनों स्पेस पर लागू होते हैं। टाइम व्हेन का जवाब देता है और स्पेस वेयर का। जैसे कोलिजियम कहाँ है, रोम, और आप कहाँ हो, होम। वेयर का जवाब देने का मतलब है उस चीज के आसपास की चीजों का नाम लेना। अरिस्टोटल ने कहा किसी चीज का प्लेस वही होता है जो उसे घेरता है। न्यूटन इसके उलट बोले, ये सब रिलेटिव, अपेरेंट और कॉमन जगहें हैं, ज्यादा रियल है, एब्सोल्यूट है, ट्रू मैथमेटिकल स्पेस, जो वहां भी एग्जिस्ट करता है जहां कुछ भी नहीं। अरिस्टोटल के लिए एम्प्टी स्पेस अबसर्ड है। अगर दो चीजें टच नहीं कर सकती तो उनके बीच कुछ है, और अगर कुछ है तो वह चीज है क्या। न्यूटन मानते हैं चीजें एक ऐसे स्पेस में रखी हैं जो चीजों के हट जाने के बावजूद भी एग्जिस्ट करता है। स्पेस के इन दो आइडियाज की जड़ें हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस में है, खासकर एयर की वजह से। हम कभी कहते हैं मेरे और टेबल के बीच तो कुछ नहीं है, कभी कहते हैं कि वहां हवा है। ग्लास एम्प्टी कहते हैं लेकिन वह एयर से भरा होता है। इसीलिए हम दुनिया को कभी लगभग खाली और कभी पूरा भरा मान लेते हैं। अरिस्टोटल और न्यूटन की स्पेस थ्योरीज डीप मेटाफिजिक्स नहीं बल्कि दो इंट्यूटिव तरीकों को थ्योरी में बदलना है। अरिस्टोटल प्रिसाइज होना चाहते थे, वह कहते हैं ग्लास एम्प्टी नहीं, वह एयर से भरा है, और हमारी एक्सपीरियंसेस में ऐसी जगह कभी नहीं होती जहां कुछ भी ना हो, मतलब जहां हवा भी नहीं। न्यूटन एक्यूरेसी नहीं कॉन्सेप्चुअल एफिशिएंसी ढूंढ रहे थे, वह एयर को इग्नोर करते हैं क्योंकि गिरते पत्थर पर एयर का असर नेग्लिजिबल है, मान लो हवा है ही नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने स्पेस को कंटेनर की तरह इमेजिन किया। न्यूटन का एम्प्टी स्पेस आइडिया आज नेचुरल लगता है, पर यह नया था, उनकी सोच के इन्फ्लुएंस से फैला है। तोरिकेली ने दिखाया कि बोतल से हवा निकाली जा सकती है। इससे लगने लगा कि न्यूटन का एम्प्टी स्पेस सही है, लेकिन बाद में पता चला कि बोतल में फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्वांटम पार्टिकल तो मौजूद रहते हैं। तो एब्सोल्यूट ट्रू मैथमेटिकल प्योर एम्प्टी स्पेस न्यूटन का ब्रिलियंट थ्योरी आइडिया था, पर उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। सवाल उठता है, क्या ऐसे स्पेस सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है क्या वह सच में अमोर्फस और खाली है। यही सवाल टाइम के लिए भी है। क्या न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम एग्जिस्ट करता है जो तब भी बहता रहे जब कुछ भी न हो। क्या वह दुनिया की बाकी चीजों से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इन दो विपरीत आइडियाज, एक एरिस्टोटल और न्यूटन को रिकंसाइल करने की जरूरत थी। तीसरा जाइंट आया, वो था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने दिखाया न्यूटन का टाइम और स्पेस वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, वे रियल हैं, पर वे एब्सोल्यूट नहीं है, न ही वे इंडिपेंडेंट है, वे दुनिया की बाकी चीजों से अलग नहीं है। न्यूटन ने जिस कनवास की कल्पना की थी जिस पर दुनिया की कहानी लिखी है, आइंस्टाइन कहते हैं कि वह कनवास भी उसी स्टफ से बना है जिससे स्टोन, लाइट और एयर सब बने हैं। वो क्या है? वो है फील्ड। फिजिक्स में फील्ड दुनिया की वास्तविक वेव है। डिराइव फील्ड टेबल और स्टार्स का फैब्रिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइट की वेव और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का सोर्स। की पॉइंट यह है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, यह ग्रेविटी का सोर्स है। यही न्यूटन का स्पेस और टाइम का टेक्सचर है। क्लॉक इसी टेक्सचर की स्ट्रेचिंग मापते हैं, मीटर इसे फैब्रिक की लेंथ मेजर करते हैं। स्पेस टाइम इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू स्पेस टाइम। यह अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है जैसे न्यूटन ने सोचा था, पर यह बाकी चीजों से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक और फील्ड है। दुनिया एक कैनवास नहीं, कई कैनवासों का स्टैक है। ग्रेविटेशनल फील्ड उनमें से एक है, बिल्कुल बाकी फील्ड की तरह। ये फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेच्ड होता है और डिस्टर्ब और दूसरों को इन्फ्लुएंस भी करता है। इक्वेशन बताते हैं कैसे हर फील्ड दूसरे फील्ड को पुश पुल करती है और स्पेस टाइम उन्हीं में से बस एक फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्मूथ और फ्लैट भी हो सकता है,
जैसे न्यूटन ने बताया था। ऐसे में मीटर से मापो तो स्कूल वाली यूक्लिडियन ज्योमेट्री लागू होती है, लेकिन फील्ड लहर भी बन सकता है, यही ग्रेविटेशनल वेव्स है। यह कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड भी हो सकता है। चैप्टर 1 की क्लॉक्स याद करो, जो मास के पास स्लो हो जाती थी। वे इसीलिए स्लो होती थी क्योंकि वहां कम ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसका मतलब कम टाइम। ग्रेविटेशनल फील्ड एक इलास्टिक शीट जैसा है जो खींच सकता है, मुड़ सकता है, और इसी बेंडिंग से ग्रेविटी बनती है और चीजें नीचे गिरती है। इमेजिन करो कि डायग्राम एक इलास्टिक शीट पर बना है। माउंटेन में टाइम स्ट्रेच है, ऊपर ज्यादा टाइम मिलता है। इसी तरह का इमेज कर्व्ड स्पेस टाइम दिखाता है। वर्टिकल इक्वल टू स्पेस, हॉरिजॉन्टल इक्वल टू टाइम। माउंटेन्स का लंबा टाइम एक्चुअल लंबाई बन जाता है। फिजिसिस्ट इसे कर्व्ड स्पेस टाइम कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस खिंचता और सिकुड़ता है। इसीलिए चैप्टर 3 में लाइट कोन्स झुके हुए थे। टाइम अब स्पेस के साथ मिलकर एक जटिल ज्योमेट्री बन जाता है। आइंस्टाइन ने अरिस्टोटल और न्यूटन की सोच एक साथ मिला दी थी। न्यूटन सही कहते थे, कुछ ऐसा होता है जो ऑर्डिनरी चीजों से अलग है। ट्रू टाइम एग्जिस्ट करता है, वह ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलास्टिक शीट, कर्व्ड स्पेस टाइम है। लेकिन न्यूटन गलत थे यह मानने में कि यह टाइम इंडिपेंडेंट है और यूनिफॉर्मली गुजरता है। अरिस्टोटल भी सही थे, व्हेन और वेयर हमेशा किसी रेफरेंस के रिलेशन में होते हैं। यह रेफरेंस आइंस्टाइन का सेम स्पेशो टेम्पोरल फील्ड भी हो सकता है, जो डायनेमिक है, कॉन्क्रीट है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस जो ग्रेविटेशनल फील्ड के डिस्टोर्शन और क्लॉक मीटर के इफेक्ट बताती है, 1 सेंचुरी से अधिक से भी वेरीफाई हो रही है। लेकिन हमारे टाइम की एक और धारणा टूट गई, उसकी इंडिपेंडेंस की। अरिस्टोटल, न्यूटन और आइंस्टाइन तीनों के 3 हाथों वाले डांस ने हमें स्पेस टाइम की समझ तक पहुंचाया। ग्रेविटेशनल फील्ड रियलिटी की स्ट्रक्चर है, बाकी फिजिक्स से अलग नहीं, कोई स्टेज नहीं, बल्कि दुनिया के डांस का हिस्सा है। यह बाकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और मीटर्स, क्लॉक और हर फिजिकल फिनोमेना का रिदम तय करता है। आइंस्टाइन ने 1915 में इक्वेशंस लिखी, पर 1 साल बाद ही उन्होंने समझ लिया कि फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स मौजूद है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी बाकी चीजों की तरह क्वांटम प्रॉपर्टीज रखता है। चैप्टर 5 क्वांटा ऑफ टाइम। रिलेटिविटी की स्ट्रेंज दुनिया और भी अजीब हो जाती है जब हम स्पेस और टाइम की क्वांटम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यह फील्ड क्वांटम ग्रेविटी कहलाती है और यही राइटर की रिसर्च की फील्ड है। अभी तक कोई भी क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी साइंस कम्युनिटी द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हुई या एक्सपेरिमेंट से कंफर्म नहीं हुई। राइटर की सारी साइंटिफिक लाइफ एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनाने में गई है, लूप क्वांटम ग्रेविटी, जिसे लूप थ्योरी भी बोला जाता है। कुछ लोग इस पर भरोसा करते हैं, कुछ दोस्त स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे हैं। कौन सही है, इसी पर डिबेट जारी है। यह अच्छा है, साइंस डिबेट से ही बढ़ती है। टाइम पर ओपिनियन पहले जितने डिवाइडेड नहीं रहे, कई कंक्लूजन अब क्लियर है। जनरल रिलेटिविटी का टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्वांटा को शामिल करने पर गिर जाता है। यूनिवर्सल टाइम टूटकर प्रॉपर टाइम्स के जाल में बदल चुका था। अब क्वांटा जोड़ने पर हर प्रॉपर टाइम भी फ्लक्चुएट करने लगता है और क्लाउड की तरह बिखर जाता। सिर्फ कुछ वैल्यूज ले सकता, बाकी नहीं। अब वे मिलकर स्पेस टाइम शीट नहीं बना पाते। क्वांटम मैकेनिक्स की 3 डिस्कवरीज हैं, ग्रेनुलरिटी, इंडेटर्मिनेसी और रिलेशन वेरिएबल्स। ये तीनों मिलकर हमारी बची खुची टाइम अंडरस्टैंडिंग भी तोड़ देती है। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, ग्रेनुलरिटी। क्लॉक से मापा जाता हुआ टाइम क्वांटिफाइड है, यानी उसे सिर्फ कुछ वैल्यूज मिलती है, बाकी वैल्यूज पॉसिबल नहीं। टाइम कॉन्टिन्यूस नहीं, ग्रेनुलर है। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे फेमस खासियत ही यही है, क्वांटा यानी छोटे छोटे ग्रेन्स। हर फिनोमेना एक मिनिमम स्केल है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मिनिमम स्केल प्लैंक स्केल कहलाता है। मिनिमम टाइम इक्वल टू प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम 3 कांस्टेंट को मिलाकर बनता है, रिलेटिविटी, ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स, यानी 100
मिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ सेकंड, इतना छोटा कि आज कोई क्लॉक इसे मेजर नहीं कर सकती। इतना माइक्रोस्कोपिक होने पर भी टाइम का क्लासिकल नोशन वैलिड न रहे, यह आश्चर्य की बात नहीं। टाइम के क्वांटाइज्ड होने का अर्थ है लगभग सारे टी वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर हम किसी इंटरवल को सबसे प्रिसाइज क्लॉक से मेजर करें तो टाइम सिर्फ कुछ डिस्क्रीट वैल्यू देगा। ड्यूरेशन कंटिन्यूस नहीं सोची जा सकती, यह जंप करता है जैसे कंगारू एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर कूदता है। इसका मतलब है एक मिनिमम टाइम इंटरवल एग्जिस्ट करता है, इससे नीचे टाइम का नोशन ही नहीं रहता, सबसे बेसिक सेंस भी नहीं। शायद एरिस्टोटल से हेडेगर तक कॉन्टिन्यूटी पर हुए एंडलेस डिबेट बेकार है। कॉन्टिन्यूटी सिर्फ मैथमेटिकल तरीका है बहुत फाइनली ग्रेन्ड चीजों को अप्रोक्सीमेट करने का। दुनिया कॉन्टिन्यूस नहीं डिस्क्रीट है। गॉड ने दुनिया को स्मूथ लाइन से नहीं, जॉर्जियस की पेंटिंग की तरह डॉट से स्केच किया है। ग्रेनुलरिटी नेचर में हर जगह है। जैसे लाइट बनी होती है फोटोन से, एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ कुछ वैल्यूज दिखाती हैं। प्योर एयर भी ग्रेनुलर है, डेंस मैटर भी ग्रेनुलर। न्यूटन के स्पेस और टाइम भी बाकी चीजों की तरह फिजिकल एंटिटीज हैं, तो यह नेचुरल है कि वो ग्रेनुलर हों। लूप क्वांटम ग्रेविटी कन्फर्म भी यही करता है। टाइनी लेकिन फाइनाइट समय के स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं। टाइम ग्रेनुलर हो सकता है, मिनिमम इंटरवल हो सकते हैं, यह आइडिया नया नहीं है। अलग अलग सदियों में अलग अलग राइटरों ने डिफाइन किया है। टाइम एटम से बना है जिसको और सब डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है। शायद यह आइडिया डेमोक्रिटस या ग्रीक एटोमिज्म में भी था, पर ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं खो गए। अब्स्ट्रैक्ट थॉट कई बार सेंचुरीज पहले आइडियाज इमेजिन कर लेती है जो बाद में साइंटिफिक कंफर्मेशन पाती है। प्लैंक टाइम की स्पेशल सिस्टर है प्लैंक लेंथ। यह वह मिनिमम लेंथ है जिससे नीचे लेंथ का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस हो जाता है। प्लैंक लेंथ कितनी होती है? 10⁻³ सेंटीमीटर। और ये एक्चुअल में कितनी है? 1 मिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियन मिलीमीटर। यूनिवर्सिटी के दिनों में राइटर इसे टीनी स्केल से फैसिनेटेड हुआ। उसने एक बड़े शीट पर सेंटर में रेड कलर से 0 पेंट किया और अपने बोलोगाना वाले बेडरूम में टांग दिया। तय किया कि मेरा गोल यही होगा, यह समझना कि नीचे उस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर क्या होता है जहां टाइम और स्पेस अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और जहां सिर्फ एलिमेंट्री क्वांटा एग्जिस्ट करते हैं। फिर राइटर ने उसी में अपनी पूरी साइंटिफिक लाइफ लगा दी। लाइट कोन्स की स्ट्रक्चर भी हर पॉइंट पर फ्लैक्चुएट करती है। यही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फर्क करती है, लेकिन अब यह फर्क भी फ्लक्चुएटिंग और इनडेटर्मिनेट हो जाता है। जैसे पार्टिकल स्पेस में डिफ्यूज हो सकता है, वैसे ही पास्ट फ्यूचर का फर्क भी फ्लक्चुएट कर सकता है। एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले भी हो सकता है और बाद में भी। फ्लक्चुएशन का मतलब यह नहीं होता कि चीजें कभी डिटरमाइंड नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ कुछ खास मोमेंट्स पर अनप्रेडिक्टेबल तरीके से डिटरमाइंड होती है। इनडिटर्मिनेसी तभी रिजोल्व होती है जब कोई क्वांटिटी किसी चीज से इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर मैटेरियलाइज होता है, जैसे स्क्रीन से टकराकर पार्टिकल डिटेक्टर में कैप्चर होकर या फोटोन से कलाइड होकर, तभी उसकी पोजीशन कंक्रीट बनती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंक्रीटनेस सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में होती है जिससे वह इंटरेक्ट कर रहा होता है। बाकियों के लिए इंटरेक्शन बस एक इंटरडिटमेसी फैलाता है। कंक्रीट हमेशा रिलेशन में ही होती है। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे रेडिकल डिस्कवरी। पुराने कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्लाउड कोलैप्स होती है। स्क्रीन पर एक ल्यूमिनस डॉट बनता है, लेकिन यह सिर्फ स्क्रीन के रिलेशन में होता है। किसी दूसरी चीज के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस स्क्रीन एक सुपर पोजिशन में होते हैं। तीसरी चीज से इंटरेक्शन पर उनकी शेयर्ड क्लाउड कोलैप्स होकर एक कॉन्फ़िगरेशन बनती है और ऐसे ही चलता रहता है।
इलेक्ट्रॉन का ऐसा बिहेवियर समझना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है कि टाइम और स्पेस भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। लेकिन यही एविडेंस दिखाता है कि यही क्वांटम वर्ल्ड का तरीका है। ड्यूरेशन और इंटरवल तय करने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड मासी से इन्फ्लुएंस डायनेमिक एंटिटी ही नहीं, एक क्वांटम एंटिटी भी है जिसकी वैल्यू तय नहीं होती जब तक वह किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट न करे। इंटरेक्शन पर ड्यूरेशन ग्रैनुलर और डिटरमाइंड बनते हैं सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए, बाकी यूनिवर्स के लिए अभी भी इंडेटरमिनेट रहते हैं। टाइम अब रिलेशन के नेटवर्क में ढीला पड़ चुका है, कोहेरेंट कैनवास की तरह नहीं रहता। स्पेस टाइम प्लूरल में फ्लक्चुएटिंग, सुपर इम्पोज्ड और सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट के रिलेशन में मैटरलाइज होते हैं, एक वेग पिक्चर देते हैं। लेकिन यही सबसे अच्छा विजन है क्वांटम ग्रेविटी की फाइन ग्रेनुलरिटी के लिए। चैप्टर 6 द वर्ल्ड इज मेड ऑफ इवेंट्स नॉट थिंग्स। जब रोस्पियर ने फ्रांस को मोनार्की से मुक्त किया तो यूरोप के पुराने लोग डर गए कि सभ्यता खत्म हो जाएगी। हर बार जब यूथ पुरानी दुनिया से आजादी चाहता है तो ओल्ड जनरेशन को लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यूरोप राजा के बिना भी ठीक रहा और दुनिया किंग टाइम के बिना भी चलती रहेगी। फिजिक्स ने टाइम की कई परतें तोड़ दी, लेकिन एक चीज बची है दुनिया में, वो है चेंज। टाइम ने अपने हिस्से खो दिए, सिंगुलैरिटी, डायरेक्शन, इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूटी। लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि दुनिया इवेंट्स का नेटवर्क है। न्यूटन की तरह कोई सिंगल टाइमलाइन नहीं, आइंस्टाइन की तरह कोई नीट ज्योमेट्री नहीं। दुनिया के इवेंट ऑर्डरली क्यू में नहीं खड़े, वो बिखरे हुए हैं, मैसी इटालियन स्टाइल भीड़ की तरह। इवेंट यानी हैपनिंग, चेंज वो बिना रुके जो चलता रहे। क्लॉक अलग स्पीड पर चलते हैं, एक यूनिफाइड टाइम नहीं बनता, लेकिन हर क्लॉक के हैंड्स दूसरे क्लॉक के रिलेशन में बदलती रहती है। फंडामेंटल इक्वेशन में टाइम वेरिएबल नहीं, लेकिन वेरिएबल एक दूसरे के रिलेशन में बदलते हैं। एरिस्टोटल सही था, टाइम का मतलब है चेंज का मेजरमेंट। लेकिन चेंज को मेजर करने के लिए कई तरह की वेरिएबल हो सकती हैं, इनमें से कोई भी टाइम जैसा पूरी तरह नहीं है। साइंस ने दिखाया दुनिया को चेंज की ग्रामर में सोचने से हम उसे ज्यादा समझते हैं। बीइंग नहीं इक्वल टू बिकमिंग। दुनिया चीजों से नहीं, इवेंट से बनी है। थिंग्स वो हैं जो टाइम में टिकती हैं, इवेंट्स वो हैं जिनकी एक ड्यूरेशन होती है। गहराई से देखने पर सबसे थिंग लाइक चीज भी असल में एक लॉन्ग इवेंट है। एक स्टोन भी असल में क्वांटम फील्ड की वाइब्रेशन है, एक मोमेंट्री बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। एक छोटा सा चैप्टर जो डस्ट में बदल जाएगा। नियोथोलिक इतिहास का निशान बच्चों की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ पत्थर। किसी बुक का एग्जाम्पल, सब कुछ परसेप्शन की वजह से बनी हमारी एक लेबलिंग है। अंत में दुनिया स्टोन से कम और फ्लीटिंग साउंड्स, समुद्र की वेव्स और छोटे प्रोसेसेस से ज्यादा बनी है। अगर दुनिया सच में चीजों से बनी होती तो ये चीजें आखिर होती क्या है? एटम्स। लेकिन एटम्स भी छोटे पार्टिकल से बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लेकिन वो सिर्फ फील्ड्स की छोटी एजिटेशन है, क्वांटम फील्ड्स। लेकिन वो भी सिर्फ लैंग्वेज है, एक कोड जिससे हम इंटरेक्शन और इवेंट्स को समझते हैं। इसीलिए दुनिया को चीजों के रूप में सोचना काम नहीं करता। जो काम करता वो है दुनिया को इवेंट्स के नेटवर्क के रूप में समझना। या राइटर कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे वॉर कोई चीज नहीं होती, ये एक लंबी इवेंट्स की चेन है। स्टॉर्म कोई थिंग नहीं है, ये अलग अलग ऑक्यूरेंस का एक कलेक्शन है। क्लाउड भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हवा में कंडेंसेशन है जो हवा बदलती रहती है और बाद में उससे बारिश होती है। वेव भी कोई चीज नहीं है, ये एक वाटर का मूवमेंट है और पानी हर मूवमेंट बदल रहा होता है। इसी तरह फैमिली भी कोई चीज नहीं, ये रिलेशन, मूवमेंट्स और फीलिंग का एक कलेक्शन है। आदमी भी कोई चीज नहीं है, एक प्रोसेस है, जैसे माउंटेन पर बादल। फूड, लाइट, वर्ड्स, इमोशन सब इसमें एंटर और एग्जिट करते रहते हैं। एक नोट ऑफ नोट केमिकल्स, इमोशनल और सोशल नेटवर्क का हिस्सा है।
हमने हमेशा दुनिया को किसी प्राइमरी सब्सटेंस के रूप में समझने की ही कोशिश की है, खासकर फिजिक्स ने। लेकिन जितना हमने खोजा, दुनिया चीजों से कम और रिलेशन बिटवीन इवेंट से ज्यादा समझ में आई है। अनेक्सिमेंडर ने कहा था, दुनिया को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम समझो। मतलब अगर हमें ये अज्यूम न करें कि टाइम लीनियर है, तो उसकी सलाह आज भी सही है। हम दुनिया को चेंज को स्टडी करके समझते हैं, चीजों को नहीं। जिन्होंने इस बात को इग्नोर किया उनकी सोच गलत साबित हुई। दो बड़े नाम हैं, प्लेटो और केपलर। दोनों एक ही मैथमेटिकल गलती से इफेक्ट हुए थे। प्लाटो ने टाइमस में एटॉमिज्म को मैथमेटिक्स में लिखने का एक सुंदर आइडिया दिया, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने एटम्स की शेप पर गलत मैथमेटिक्स बनाई, मूवमेंट पर नहीं। वो 5 रेगुलर पॉलीहाइड्रा से प्रभावित हुए, जैसे क्यूब, टेट्राहेड्रन एसेट्रा। और उन्होंने सोचा ये 5 शेप 5 तत्वों के एटम्स की ही शेप है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। ब्यूटीफुल आइडिया, लेकिन ये गलत साबित हुआ। गलती यह थी कि प्लूटो ने चेंज को इग्नोर किया, दुनिया को चीज से समझने की कोशिश की, इवेंट से नहीं। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो काम करती है, टॉलमी से गैलीलो, न्यूटन से श्रोडिंगर तक, वो हमेशा इवेंट्स के मैथमेटिक्स पर काम करती है, मूवमेंट्स पर, चेंजेस पर। एटम्स की शेप भी आखिर समझी गई, श्रोडिंगर इक्वेशन से, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। फिर वही बात, इवेंट्स नॉट थिंग्स। सदियों बाद अपनी महान डिस्कवरी से पहले यंग केपलर भी वही गलती करता है जो प्लेटो ने की थी। वह खुद से पूछता है, प्लैनेट्स की ऑर्बिट का साइज किससे तय होता है? और प्लेटो की तरह वह सुंदर थ्योरम उसे अट्रैक्ट कर लेती है। केपलर मान लेता है कि रेगुलर पॉलीहाइड्रा इनके प्रोपोर्शन प्लैनेट की ऑर्बिट के रेडियाई को तय करते हैं। आइडिया ब्यूटीफुल था, लेकिन पूरी तरह गलत। फिर वही प्रॉब्लम, इसमें डायनेमिक्स नहीं, सिर्फ शेप्स थी। लेकिन जब केपलर बाद में मोशन पर ध्यान देता है कि प्लैनेट चलते कैसे हैं, तब असली जीत मिलती है और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। हम दुनिया को जैसे यह होती है उसी तरह डिस्क्राइब करते हैं, न कि यह क्या है। न्यूटन की मैकेनिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स ये सब बताते हैं कि इवेंट कैसे होते हैं, नोट कि चीजें कैसे होती हैं। बायोलॉजी को हम समझते हैं, लिविंग बीइंग्स कैसे इवॉल्व करते हैं, कैसे जीते हैं। साइकोलॉजी को हम समझते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोचते हैं। मतलब प्रोसेस से, हैपनिंग से। दुनिया को हम बिकमिंग से समझते हैं, बीइंग से नहीं। जो चीजें हमें सिर्फ चीजें लगती हैं, वो भी सिर्फ इवेंट्स ही हैं, जो कुछ समय के लिए मोनोटोनस बनी रहती है, लेकिन अंत में सब डस्ट में लौट आता है। इसलिए टाइम नहीं है का मतलब यह नहीं कि दुनिया जमी हुई है। मतलब यह है कि दुनिया में जो लगातार हो रहा है वो किसी एक टाइम में अरेंज्ड नहीं है, न किसी बड़ी टिकिंग क्लॉक से मेजर होता है, न किसी 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री से साफ सुथरा बैठता है। दुनिया एक अव्यवस्थित फैलता हुआ क्वांटम इवेंट्स का नेटवर्क है, इवेंट्स का एक कायोटिक क्राउड। दुनिया सिंगापुर जैसी नहीं, बल्कि नेपल्स जैसी है। अगर टाइम का मतलब सिर्फ हैपनिंग है, तो फिर जो भी है वो समय ही है। एवरीथिंग इज टाइम। चैप्टर 7, द इनएडिक्वेसी ऑफ ग्रामर। यूजली हम रियल उसी को कहते हैं जो अभी प्रेजेंट में है। जो पास्ट में था उसे वॉज रियल कहते हैं, जो फ्यूचर में होगा उसे विल बी रियल कहते हैं। लेकिन हम नहीं कहते कि वो अभी इज रियल है। फिलोसफर इस सोच को प्रेजेंटिज्म कहते हैं। मतलब सिर्फ प्रेजेंट ही रियल है, पास्ट और फ्यूचर रियल नहीं। रियलिटी बस एक प्रेजेंट से अगले प्रेजेंट तक जाती है। लेकिन ये सोच तब काम नहीं करती जब प्रेजेंट ग्लोबल ही न हो। प्रेजेंट सिर्फ हमारे आसपास डिफाइन होता है, लेकिन दूर की जगहों का प्रेजेंट डिफाइन ही नहीं होता। तो फिर यूनिवर्स में क्या अभी रियल है? ये सवाल मीनिंग खो देता है। रिलेटिविटी वाले डायग्राम पूरा स्पेस टाइम एक साथ दिखाते हैं। ये एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक सिंगल मोमेंट नहीं। जैसे रनिंग आदमी की कई फोटोग्राफ्स एक पेज पर हों। ये एक पॉसिबल कहानी दिखाते हैं, एक इंस्टेंट नहीं।
पहले वाले पुराने डायग्राम में एक ग्लोबल प्रेजेंट दिखता था, लेकिन आइंस्टाइन वाले डायग्राम में ऐसा कोई प्रेजेंट होता ही नहीं। तो फिर अभी क्या है? इसका कोई ग्लोबल जवाब नहीं है। 20th सेंचुरी फिजिक्स साफ बताती है, प्रेजेंटिज्म काम नहीं करता। ग्लोबल प्रेजेंट नहीं है, हर ऑब्जर्वर का अपना प्रेजेंट है। इसीलिए मेरे लिए रियल क्या है और आपके लिए रियल क्या है, ये अलग हो सकता है। दुनिया को प्रेजेंट की सीरीज मानना एक गलत विचार है। दूसरा ऑप्शन है जिसे फिलोसफर इटर्नलिज्म कहते हैं। ये मानता है कि फ्लो और चेंज इल्यूजन है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बराबर रियल है। पूरा स्पेस टाइम एक साथ एग्जिस्ट करता है, कुछ वास्तव में फ्लो नहीं करता। इटर्नलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग अक्सर आइंस्टाइन को क्योट करते हैं। आइंस्टाइन एक फेमस लेटर में लिखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच फर्क सिर्फ एक जिद्दी इल्यूजन है। इस सोच को ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है, मतलब पूरा यूनिवर्स एक सिंगल ब्लॉक की तरह है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और टाइम का फ्लो सिर्फ एक इल्यूजन है। अब सवाल ये है, क्या यही एक तरीका बचता है दुनिया को समझने का? क्या हमें मानना पड़ेगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक जैसे रियल है कि कुछ बदलता ही नहीं, चेंज एक इल्यूजन है? राइटर बोलता है, नहीं, सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्स को एक सिंपल लीनियर समय में अरेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में चेंज नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बदलाव एक सिंगल ऑर्डर में नहीं होते। टेम्पोरल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है पर गायब नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का फर्क इल्यूजन नहीं है, ये दुनिया का टेम्पोरल स्ट्रक्चर है। बस ये स्ट्रक्चर प्रेजेंटिज्म जैसा सिंपल नहीं है। इवेंट्स के बीच टेम्पोरल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ग्लोबल ऑर्डर नहीं बनाते। अगर हम सिंगल फाइल में नहीं खड़े तो इससे रिलेशन खत्म नहीं हो जाते। अब फिर वही सवाल, क्या रियल है, क्या एग्जिस्ट करता है? राइटर आर्ग्यू करता है कि यह सवाल गलत ढंग से पूछा गया है। रियल शब्द के कई मीनिंग है, टू एग्जिस्ट वर्ब के भी बहुत से मीनिंग है। अगर कोई पूछे पिनाचो एग्जिस्ट करता है तो जवाब दो तरह का हो सकता है। हाँ, लिटरेसी करेक्टर के रूप में, नहीं एक्चुअल वर्ल्ड में तो नहीं। दोनों सही है, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट अलग सेंस में यूज हो रहा है। किसी चीज का एग्जिस्ट करना अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। लो एग्जिस्ट करता है, स्टोन एग्जिस्ट करता है, नेशन भी एग्जिस्ट करता है और वॉर भी एग्जिस्ट करता है। रिलीजन का गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये भी मीनिंग पर ही डिपेंड है। इसलिए क्या एग्जिस्ट करता है पूछना असल में ग्रामर पूछना है, नेचर नहीं। नेचर वैसी ही है, धीरे धीरे डिस्कवर होती है। अगर हमारी ग्रामर या इंट्यूशन उसके लिए ठीक नहीं तो उन्हें बदलना पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाला ग्रामर रियलिटी के एक्चुअल टेम्पोरल स्ट्रक्चर के लिए परफेक्ट फिट नहीं है। ये ग्रामर हमारी लिमिटेड एक्सपीरियंस से बना है और वर्ल्ड की रिचनेस को पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। हमें कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि ग्रामर बिल्कुल रिजिड है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन ये डिस्टिंक्शन सिर्फ हमारे आसपास काम करती है। रियलिटी की स्ट्रक्चर वैसी नहीं जैसी हमारी ग्रामर मानकर चलती है। हम कहते हैं कोई इवेंट है, था या होगा, लेकिन हमारी भाषा में ये बोलने का तरीका नहीं है कि एक इवेंट मेरे हिसाब से पास्ट है लेकिन आपके हिसाब से प्रेजेंट है। ये कंफ्यूजिंग ग्रामर है, यहाँ कोई रियलिटी ही नहीं। पुराने समय में एक टेक्स्ट कहता है, नीचे खड़े लोगों के लिए ऊपर की चीजें नीचे हैं और नीचे की चीजें ऊपर। पूरी पृथ्वी पर ऐसा ही है। पहली नजर में कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, लेकिन अगर अर्थ को स्फीयर मानकर पढ़े तो पता चलता है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए अप वही है जो यूरोप वालों के लिए डाउन। मतलब ऊपर और नीचे यूनिवर्सल नहीं, लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। अब हमारी सिचुएशन भी यही है। हम अपनी लैंग्वेज और इंट्यूशन को नई डिस्कवरी के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर यूनिवर्सल नहीं है, ये जगह जगह बदलते हैं, बस इतना ही। दुनिया में चेंज है, इवेंट के बीच टेम्पोरल रिलेशन। ये इल्यूजनरी नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल भी नहीं, लोकल और कॉम्प्लेक्स है। इसे ग्लोबल ऑर्डर में नहीं रखा जा सकता। अब आइंस्टाइन की फेमस लाइन का क्या?
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का फर्क सिर्फ एक जिद्दी इल्यूजन है। क्या ये सच में फिजिक्स के बारे में कहा गया था? असल में नहीं। आइंस्टाइन ने ये लाइन तब लिखी जब उनको सबसे प्यारे दोस्त मिचाल बेसो मर गया। आइंस्टाइन ने ये फैमिली को सांत्वना देने के लिए लिखा था, न कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए। उससे पहले वाली लाइन थी, मिशेल इस अजीब दुनिया से थोड़ा पहले चला गया, इसका कोई मतलब नहीं। ये लेटर साइंस नहीं, एक दोस्त की मौत का दर्द है। ये इमोशनल लेटर जिसमें वो लाइफ की फ्रेजिलिटी और पर्सनल लॉस के बारे में लिख रहे थे, फिजिक्स के टाइम की बात नहीं कर रहे थे। आइंस्टाइन अपने दोस्त की मौत से 1 महीने और 3 दिन बाद खुद भी चल बसे। चैप्टर 8, डायनामिक्स एज अ रिलेशन। हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिस्क्राइब करें जिसमें हर चीज होती है लेकिन कोई टाइम वेरिएबल ही नहीं, जहां कोई कॉमन टाइम नहीं और चेंज की कोई सिंगल डायरेक्शन भी नहीं। बहुत सिंपल तरीके से, वैसे ही जैसे न्यूटन से पहले दुनिया को समझते थे। दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम वेरिएबल जरूरी नहीं है। जरूरत है उन वेरिएबल की जो हम देख सके, महसूस कर सके और मेजर कर सके, जैसे रोड की लेंथ, ट्री की हाइट, फोरहेड का टेम्परेचर, ब्रेड का वेट, शोल्डर पर हाथी का प्रेशर, लोस का पेन, क्लॉक्स की हैंड्स की पोजीशन और स्काई में सन की हाइट क्या है। ये वो चीजें हैं जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। ये चीजें हमेशा बदल रही होती है। इन बदलाव में कुछ रेगुलरिटीज हैं। स्टोन फेदर से तेज गिरता है, सन और मून एक साइकिल में घूमते हैं। इनमें से कुछ क्वांटिटीज प्रिडिक्टिबिलिटी बदलती हैं, डेज, मून के फेजेस, सन की हाइट और क्लॉक की पोजीशन। इनमें से कुछ क्वांटिटीज प्रिडिक्टिबिलिटी बदलती हैं, जैसे डेज, मून के फेजेस, सन की हाइट। इनको रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। फुल मून के 3 दिनों बाद मिलते हैं, कल 4:35 पर मिलते हैं। अगर कई वेरिएबल एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो तो इन्हें व्हेन बताने के लिए यूज किया जा सकता है। इन सब में से किसी एक वेरिएबल को खास बनाकर टाइम का नाम देना जरूरी नहीं। साइंस को ऐसी थ्योरी चाहिए जो बताए कि वेरिएबल एक दूसरे के साथ कैसे बदलते हैं, मतलब एक के बदलने पर दूसरा कैसे बदलता है। फंडामेंटल थ्योरी में टाइम वेरिएबल की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बताना काफी है कि चीजें एक दूसरे के रिलेशन में कैसे बदलती हैं। क्वांटम ग्रेविटी की फंडामेंटल इक्वेशन इसी तरह लिखी जाती है, इनमें टाइम वेरिएबल होता ही नहीं। 1967 में पहली बार ऐसी इक्वेशन लिखी गई, व्हीलर डेविड इक्वेशन। शुरुआत में कोई इसका मतलब नहीं समझ पाया। व्हीलर खुद कहते थे, टाइम एक्सप्लेन करो, एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन किए बिना। एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करो, टाइम एक्सप्लेन किए बिना। कॉन्फ्रेंस हुए, डिबेट हुई, बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन आज ये साफ है कि टाइम का एब्सेंट होना मिस्टीरियस नहीं, बस इसका मतलब है कि फंडामेंटल लेवल पर कोई स्पेशल वेरिएबल नहीं होता। थ्योरी ये नहीं बताती कि चीजें टाइम में कैसे इवॉल्व होती हैं। थ्योरी ये बताती है कि चीजें एक दूसरे के रिलेशन में कैसे बदलती हैं। राइटर अपनी यादें बताता है, व्हीलर और डेविड दोनों अब नहीं रहे। मर्साइल के स्टडी रूम में व्हीलर का एक लेटर टंगा है। वो लेटर पढ़कर राइटर को प्राइड और नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। वो विश करता है व्हीलर से और बातें पूछ पाता। अब व्हीलर यहाँ और अभी नहीं है। ये हमारे लिए टाइम है, मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, अब्सेंस का दर्द। लेकिन दर्द एब्सेंस से नहीं आता, दर्द अफेक्शन और लव से आता है। इसीलिए ये दर्द भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसे वही चीज फ्यूल करती है जो जीवन को मीनिंग देती है। फिर राइटर बताता है कि डेविड से लंदन में मुलाकात हुई। उस टाइम राइटर एक यंग स्टूडेंट था, क्वांटम ग्रेविटी का दीवाना, और डेविड उस फील्ड के ग्रैंड गुरु थे। इंपीरियल कॉलेज की टेरेस पर क्रिस, कैरल और ब्राइस डेविड तीनों साथ बैठे थे। राइटर उन्हें जेन मास्टर्स की तरह देखता रहा, बिल्कुल बिना इंटरप्ट किए। वो तीनों शायद बस यही डिसाइड कर रहे थे कि डिनर कहाँ करना है। आज जब राइटर उस पल को याद करता है तो समझ आता है कि तब वो कितने यंग थे। आज राइटर उनसे ज्यादा उम्र का है। ये भी टाइम है, पर्सपेक्टिव का अजीब सा बदलना।
ब्राइस ने अपनी डेथ से थोड़े समय पहले इटली में एक लंबा इंटरव्यू दिया। तब राइटर को पता चला कि ब्राइस ने उसके काम को उसकी सोच से कहीं ज्यादा ध्यान और सिंपैथी से फॉलो किया है। हालांकि उनकी बातचीत में ब्राइस ज्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, एनकरेजमेंट कम। जॉन और ब्राइस राइटर के स्पिरिचुअल फादर थे। राइटर उनके आइडियाज में फ्रेश पानी जैसी क्लैरिटी पाता था। वो थैंक यू कहता है जॉन और ब्राइस को, क्योंकि हम ह्यूमंस इमोशन और थॉट से जीते हैं। हम ये सब शेयर करते हैं। जब हम एक ही जगह हैं, एक ही मोमेंट में होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, स्किन छूती है, हम एक नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज से न्यूरिश्ड होते हैं। लेकिन सच ये है कि हमें एक ही जगह टाइम में होने की जरूरत नहीं। थॉट्स और इमोशन समुंदर और डेकेड क्रॉस कर लेते हैं, कभी पेपर पर, कभी कंप्यूटर के चिप्स में। हम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जो हमारी लाइफ और जगह से बहुत आगे जाता है। ये किताब भी उसी वीव का एक हिस्सा है। लूप क्वांटम ग्रेविटी की इक्वेशन व्हीलर डेविड थ्योरी का आधुनिक रूप है। इन इक्वेशन में भी टाइम वेरिएबल नहीं है। थ्योरी की वेरिएबल उन फील्ड को डिस्क्राइब करती है जो मैटर, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स के अन्य कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल फील्ड सबको बनाती है। लूप थ्योरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। ये बस कोहेरेंट तरीके से वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है जैसा आज हम उसे समझते हैं। फील्ड्स ग्रेनुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटोन और ग्रेविटी के क्वांटा या क्वांटा ऑफ स्पेस। ये ग्रेन्स स्पेस में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये ग्रेन्स ही मिलकर स्पेस को बनाते हैं। स्पेस की स्पेशलिटी इन ग्रेन्स की वेब ऑफ इंटरेक्शन से बनती है। ये ग्रेन्स टाइम में रहते नहीं, ये कांस्टेंट इंटरेक्शन में मौजूद रहते हैं। इंटरेक्शन ही इनका अस्तित्व है, यही वर्ल्ड की हैपनिंग है। ये वो सबसे छोटी फॉर्म है टाइम की, न डायरेक्शनल, न लीनियर, न आइंस्टाइन की स्मूथ ज्योमेट्री, बस प्योर इंटरेक्शन जिनमें क्वांटा सिर्फ इंटरेक्शन के समय ही प्रकट होते हैं। इन इंटरेक्शन की डायनामिक प्रोबेबिलिस्टिक है। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी किसी और की चीज के होने पर इक्वेशंस किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी किसी और चीज के होने पर इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती है। पूरी दुनिया का कंप्लीट मैप या ज्योमेट्री नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी होता है वो हमेशा किसी इंटरेक्शन और किसी इंटरेक्टिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से होता है। वर्ल्ड व्यू पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। वर्ल्ड को आउटसाइड से देखा जाए तो ऐसा कहना मीनिंगलेस है, क्योंकि दुनिया का कोई आउटसाइड है ही नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड के एलिमेंट्री क्वांटा प्लैंक स्केल पर एग्जिस्ट करते हैं। ये वही छोटे ग्रेन्स है जो आइंस्टाइन ने न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम की जगह एक मोबाइल फैब्रिक से समझाए थे। स्पेस की एक्सटेंशन और टाइम की ड्यूरेशन इन्हीं ग्रेन्स और उनकी डायरेक्शन से निर्धारित होती है। इन ग्रेन्स को आपस में जोड़ने वाले स्पेशल एडजेंसी रिलेशन एक वेब बनाते हैं। इन्हें कहते हैं स्पिन नेटवर्क। स्पिन नाम उस मैथ से आता है जो इन ग्रेन्स को डिस्क्राइब करता है। स्पिन नेटवर्क का एक रिंग लूप कहलाता है और यही लूप्स लूप थ्योरी को उसका नाम देते हैं। ये वेब्स एक दूसरे में बदलते हैं डिस्क्रीट लीप्स में, जिन्हें थ्योरी में स्पिन फॉर्म कहा जाता है। इन्हीं लीप्स का पैटर्न लार्ज स्केल पर स्मूथ स्पेस टाइम जैसा दिखता है, लेकिन स्मॉल स्केल पर स्पेस टाइम क्वांटम बन जाता है, फ्लक्चुएटिंग, प्रोबेबिलिस्टिक और डिस्क्रीट। इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बस क्वांटा ही लगातार उभरने मिटने वाली हलचल में रहता है। इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बस क्वांटा की लगातार उभरने मिटने वाली हलचल ही रहती है। यही वो वर्ल्ड है जिसे राइटर रोज रिसर्च में जूझता है। अजीब जरूर है पर मीनिंगलेस नहीं। मर्साइली की रिसर्च ग्रुप में राइटर और टीम कोशिश कर रहे हैं ये कैलकुलेट करने की कि एक ब्लैक होल क्वांटम फेज से गुजरते हुए एक्सप्लोड होने में कितना समय लेता है। इस क्वांटम फेज के दौरान ब्लैक होल के अंदर और आसपास कोई सिंगल डिटरमिनेट स्पेस टाइम नहीं रहता। वहां स्पिन वेब्स की क्वांटम सुपरपोजिशन रहती है। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन एमिट होने और स्क्रीन पर पहुंचने के बीच प्रोबेबिलिटी क्लाउड बनकर कई जगह फैला रहता है, उसी तरह ब्लैक होल कोलैप्स का स्पेस टाइम भी एक वाइल्ड क्वांटम फ्लक्चुएशन फेज से गुजरता है, जहां कई अलग अलग टाइम सुपरपोज्ड होते हैं।
फिर एक्सप्लोजन के बाद सिस्टम वापस एक डिटरमिनेट स्टेट में आ जाता है। इसी बीच के फेज के लिए इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन बिना टाइम के यह वह दुनिया है जिसे लीप थ्योरी डिस्क्राइब करती है। राइटर कहता है, क्या मुझे पूरा यकीन है कि यही वर्ल्ड का सही डिस्क्रिप्शन है? नहीं, लेकिन आज के समय में यह एक कोहेरेंट और कंप्लीट तरीका है स्पेस टाइम को क्वांटम प्रॉपर्टी सहित समझने का। लूप क्वांटा ग्रेविटी ये दिखाती है कि फंडामेंटल स्पेस और टाइम के बिना भी एक कंसिस्टेंट थ्योरी बन सकती है जो क्वालिटेटिव प्रिडिक्शन भी कर सकती है। ऐसी थ्योरी में टाइम और स्पेस अब कंटेनर्स नहीं रहते, नए ही वर्ल्ड के फिक्स्ड फॉर्म। ये बस क्वांटम डायनेमिक्स के अप्रोक्सीमेशंस है, जहाँ असल में ना स्पेस होता ना टाइम, बस इवेंट्स होते हैं और उनके रिलेशन। यही एलिमेंट्री फिजिक्स का वर्ल्ड विदाउट टाइम है। चैप्टर 11 व्हाट emerges फ्रॉम अ पार्टिकुलरिटी। स्कूल में राइटर को सिखाया गया था कि एनर्जी दुनिया को चलाती है। हमें एनर्जी चाहिए पेट्रोलियम, सन या न्यूक्लियर सोर्सेज से। एनर्जी से इंजन चलते हैं, प्लांट ग्रो होते हैं और हम हर सुबह फ्रेश उठते हैं। लेकिन इसमें एक बात गड़बड़ है। एनर्जी जैसा स्कूल में ही बताया गया था कंजर्व्ड होती है, ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय। तो फिर हमें बार बार एनर्जी लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ही एनर्जी बार बार क्यों नहीं चल सकती? सच ये है कि एनर्जी बहुत है और वो खत्म नहीं होती। दुनिया को चलाने के लिए एनर्जी नहीं, लो एंट्रोपी चाहिए। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल एनर्जी सारी ठंड में थर्मल एनर्जी यानी हीट बन जाती है। हीट ठंडी चीजों में चली जाती है और उसे वापस यूजफुल एनर्जी में बदलना फिर से पॉसिबल नहीं, और उसे वापस यूजफुल एनर्जी में बदलना फ्री में पॉसिबल नहीं। एनर्जी वही रहती है लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाती है। यही चीज वापस नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है। दुनिया को चलाने वाली चीज एनर्जी नहीं है बल्कि लो एंट्रोपी के सोर्सेज हैं। लो एंट्रोपी न हो तो सारी एनर्जी यूनिफॉर्म हीट में फैल जाए, दुनिया एक थर्मल इक्विलिब्रियम में सो जाए, ना पास्ट फ्यूचर का फर्क बचे ना कुछ होने की संभावना। अर्थ को एक बड़ा लो एंट्रोपी सोर्स मिला है, वो क्या है? सन। सन हमें हॉट फोटॉन्स भेजता है, अर्थ कोल्ड फोटोन आकाश में वापस भेजती है। एनर्जी आने जाने में लगभग बराबर रहती है। यहाँ एक हॉट फोटोन बराबर है 10 कोल्ड फोटोन की एनर्जी के। हॉट फोटोन की एंट्रोपी कम होती है, 10 कोल्ड फोटोन की ज्यादा, क्योंकि कोल्ड फोटोन की संभावित कॉन्फ़िगरेशन बहुत अधिक है। इसलिए सन हमें लगातार लो एंट्रोपी देता है। इसी से प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, हमारी मशीन, सिटीज, थॉट्स और किताबें एग्जिस्ट करती हैं। सन की लो एंट्रोपी कहाँ से आई? उस प्राइमोर्डियल क्लाउड से जिसे सोलर सिस्टम बना, जिसकी एंट्रोपी और कम थी। और इससे भी पहले यूनिवर्स की शुरुआत में एंट्रोपी बहुत ही लो थी। यही बढ़ती हुई एंट्रोपी पूरे कॉस्मोस की कहानी को चलाती है। लेकिन एंट्रोपी की ये बढ़ोतरी अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। यूनिवर्स जितना बड़ा, उसे स्टीर करना भी उतना ही स्लो है। ऊपर से रास्ते में ऑब्स्टेकल है, कुछ दरवाजे बंद है जहाँ एंट्रोपी को बढ़ने में बेहद मुश्किल होती है। लकड़ी का ढेर बहुत समय तक सेफ रहता है अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लकड़ी का ढेर बहुत समय तक सेफ रहता है अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। वो मैक्सिमम एंट्रोपी में नहीं होता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट एक खास तरीके से जुड़े होते हैं जो वुड को उसकी शेप देते हैं। एंट्रोपी तब बढ़ती है जब ये खास कॉम्बिनेशन टूटते हैं। ये तब होता है जब लकड़ी जलती है, उसके एलिमेंट्स अपनी जगहों से अलग हो जाते हैं और एंट्रोपी तेजी से बढ़ती है। लेकिन वुड अपने आप नहीं जलती, वो लंबे समय तक लो एंट्रोपी स्टेट में रहती है जब तक कोई डोर न खुले जो उसे हाई एंट्रोपी स्टेट में ले जाए। एग्जाम्पल, मैच टिप की आग एक चैनल खोलती है जिससे वुड जलकर एंट्रोपी बढ़ा पाता है। वुड अनस्टेबल है लेकिन कोलैप्स करने के लिए कुछ तो चाहिए। इसी तरह यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ने के रास्ते में कई रुकावटें होती हैं। पहले यूनिवर्स एक बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड जैसा था।
हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो सकता है और हीलियम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, लेकिन फ्यूजन तभी पॉसिबल है जब कोई चैनल खुले, यानी स्टार इग्नाइट हो। और स्टार क्यों इग्नाइट होता है? क्योंकि एक हाइड्रोजन क्लाउड ग्रेविटी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टेड क्लाउड की एंट्रोपी डिस्पर्स्ड क्लाउड से ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्लाउड इतने बड़े होते हैं कि ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शन में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जब क्लाउड काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है तब टेम्परेचर बढ़कर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करता है। ये फ्यूजन एंट्रोपी बढ़ने का नया दरवाजा खोलता है। पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री इस रुक रुक कर छलांग मारते एंट्रोपी की ग्रोथ कहानी है। छलांग मारते एंट्रोपी ग्रोथ की एक कहानी है, तेज नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि चीजें लो एंट्रोपी बेसिन्स में फंसी रहती हैं और फिर कोई इवेंट होता है और जो डोर खोलकर एंट्रोपी को आगे बढ़ाता है। लिविंग बींग्स भी ऐसे ही प्रोसेस से बने हैं। सन की लो एंट्रोपी, उससे फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट को मिलता है। एनिमल फूड खाकर लो एंट्रोपी लेते हैं। अगर सिर्फ हमें एनर्जी ही चाहिए तो हम सहारा की हीट लेने जाते, खाना नहीं ढूंढते। हर सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस के जाल गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं, कुछ गेट्स खोलना, कुछ बंद करना। कैटालिस्ट इस प्रोसेस को अलाउ करते हैं और एंट्रोपी की बढ़ोतरी पूरे सिस्टम को चलाती है। लाइफ ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाती, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। लाइफ लो एंट्रोपी को डिग्रेड करती है, फूड की एंट्रोपी बढ़ाती है। लाइफ भी यूनिवर्स की बाकी चीजों की तरह सेल्फ स्ट्रक्चर डिसऑर्डरिंग है। थोड़ी रोजमर्रा की बातें भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से गवर्नड है। स्टोन जमीन पर क्यों गिरता है? कहा जाता है स्टोन लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व होती है। तो एनर्जी कम कैसे? स्टोन नीचे टकराकर जमीन को गर्म करता है। मैकेनिकल एनर्जी हीट में ट्रांसफर होती है और हीट इरिवर्सिबल है। अगर सेकंड लॉ न होता तो स्टोन बार बार उछलता रहता, कभी सेटल ही नहीं होता। एंट्रोपी एनर्जी नहीं स्टोन को जमीन पर रखती है और दुनिया को चलाती है। पूरा कॉस्मोस धीरे धीरे डिसऑर्डरिंग का एक प्रोसेस है। जैसे ऑर्डर्ड कार्ड्स का डेक धीरे धीरे शफल होकर मिक्स हो जाता है। यूनिवर्स को शफल करने के लिए कोई विशाल हाथ नहीं, यूनिवर्स खुद ही अपने इंटरेक्शन से ये मिक्सिंग करता है। कुछ हिस्से बहुत समय तक ऑर्डर्ड रहते हैं, फिर अचानक कोई नया चैनल खुलता है और डिसऑर्डर फैलता है। जो भी दुनिया में घटता है, जो भी इस कॉस्मिक हिस्ट्री में लिखा जाता है, वो सब इसी इररेजिस्टेबल मिक्सिंग, इस बढ़ती एंट्रोपी की वजह से। इसी को शिवा का डांस द डिस्ट्रॉयर कहा जा सकता है। एंट्रोपी पास्ट में लो थी और इसी वजह से पास्ट के ट्रेसेस आज भी प्रेजेंट में दिखते हैं। हर जगह ट्रेसेस हैं। मून के क्रेटर्स बताते हैं कि पुराने इम्पैक्ट, फॉसिल्स पुराने जीवों की कहानी दिखाते हैं। टेलीस्कोप्स डिस्टेंट गैलेक्सीज की पुरानी सिचुएशन दिखाते हैं। बुक्स हिस्ट्री रखती है और हमारा दिमाग मेमोरीज से भरा हुआ है। फ्यूचर के ट्रेसेस इसलिए नहीं दिखते क्योंकि एंट्रोपी फ्यूचर में ज्यादा है। पास्ट फ्यूचर का यही डिफरेंस हमारी समझ बनाता है। किसी चीज के ट्रेस बनने के लिए उसका रुकना जरूरी है, कुछ इरिवर्सिबल होना, जहाँ एनर्जी हीट में डिग्रेड हो। कंप्यूटर्स गर्म होते हैं, दिमाग गर्म होता है। मटेरियल मून को गर्म करता है। मेडिवल स्क्राइब की क्विल तक पन्ना हल्का गर्म करती है। एक वर्ल्ड जिसमें हीट ना हो, वहाँ कुछ भी ट्रेस नहीं छोड़ेगा, सब रिबाउंड हो जाएगा। पास्ट डिटरमाइंड लगता है क्योंकि उसके बहुत ट्रेसेस हैं। फ्यूचर ओपन लगता है क्योंकि उसके ट्रेसेस नहीं हैं। दिमाग इसी वजह से पॉसिबल फ्यूचर की कैलकुलेशन बनाता है। यही डिसाइडिंग है। हम नेचुरली सोचते हैं कि कॉजेस पहले होते हैं, इफेक्ट बाद में। अगर दो सुनामी वेव दो आइलैंड पर साथ पहुंचे तो हम कॉमन कॉज पास्ट में ढूंढते हैं, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि कोरिलेशन इम्प्रोबेबल होते हैं। ये इम्प्रोबेबिलिटी सिर्फ पास्ट की लो एंट्रोपी से आती है। एलिमेंट्री फिजिक्स में कोज जैसी कोई चीज नहीं, वहां सिर्फ रेगुलरिटीज हैं जो पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए सेम है। बर्टन रसल ने मजाक में लिखा था, लॉ ऑफ कैजुअलिटी इज ए लाइक मोनार्की, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉजेस बेकार है। जैसे फिजिक्स में कैट्स नहीं होते पर कैट फिर भी दुनिया में रियल है, वैसे ही कॉजेस भी काम के हैं क्योंकि पास्ट की लो एंट्रोपी उन्हें मीनिंगफुल बनाती है।
मेमोरी कोज इफेक्ट, पास्ट का फिक्स्ड होना, फ्यूचर का ओपन होना, ये सब स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है उस फैक्ट के यूनिवर्सल का पास्ट कि स्पेशल था, लो एंट्रोपी वाला। स्पेशल भी रिलेटिव है, हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। ये ब्लरिंग की वजह से होता है, कौन सी वेरिएबल से हमारा सिस्टम यूनिवर्स को देखता है। इसीलिए कैजुअलिटी, मेमोरी ट्रेसेस, हिस्ट्री, ये सब पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स हैं। जैसे आसमान का घूमना असल में अर्थ घूम रही होती है। आखिर में टाइम को स्टडी करते करते हम वापस खुद तक आ जाते हैं। चैप्टर 12, द स्कैंट ऑफ मेडलिन। हम अब खुद पर लौटते हैं और समझते हैं कि हम समय को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले, हम इंसान क्या हैं? क्या हम एंटिटीज हैं? लेकिन दुनिया तो एंटिटीज से नहीं बनी, दुनिया इवेंट से बनी है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो फिर मैं क्या कहूँ? यहाँ राइटर एक नागसेना और किंग मिलिंदा का एग्जाम्पल देते हैं। किंग मिलिंदा नागसेना से पूछते हैं, क्या नागसेना एक व्यक्ति है? तो जवाब में नागसेना बोलता है, नागसेना सिर्फ एक नाम है, ये कोई व्यक्ति या उनका ग्रुप नहीं है। राजा हैरान हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं तो कपड़े कौन पहनता है? अच्छे बुरे कर्म कौन करता है? झूठ, चोरी, क्रोध, ये सब कौन करता है? राजा पूछता है, क्या बाल नागसेना है? क्या नाखून, दांत, हड्डियां, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, ये सब नागसेना है? अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो व्यक्ति जरूर कुछ और होगा। नागसेना जवाब में पूछता है, रथ मतलब चैरियट, ये क्या है? क्या उसके पहिए ही रथ है? क्या एक्सल या फिर वो वुडन फ्रेम? क्या रथ इनके जोड़ मात्र से ही बन जाता है? राजा मानता है, रथ कोई अलग एंटिटी नहीं बल्कि पार्ट्स के रिश्तों और उनके काम करने का नाम है। नागसेना जीत जाता है। वह कहता है, जैसे रथ पार्ट्स के रिश्तों का नाम है, वैसे ही नागसेना भी कई घटनाओं और रिलेशन का नाम है। हम भी इवेंट्स हैं, एक चलते फिरते प्रोसेसेस जो सीमित हैं, बदलते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्थायी एंटिटी नहीं तो फिर हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आती है? क्यों हम मानते हैं कि मैं कल भी वहीं था, आज भी वहीं हूं और कल भी वहीं रहूंगा? क्यों बाल, नाखून, गुस्सा, सपने, ये सब मैं का हिस्सा माने जाते हैं? यही सवाल इस चैप्टर के केंद्रीय बिंदु में है कि हमारी एकता कहाँ से आती है अगर हम बस सिर्फ एक प्रोसेस हैं। हम में से हर व्यक्ति दुनिया को एक खास नजर से देखता है। दुनिया की ढेर सारी जानकारी हमारे अंदर आती है। हमारा दिमाग उन कोरिलेशंस को समझकर सर्वाइवल को संभव बनाता है। हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं जो दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे चैरियट पार्ट से बनता है, वैसे ही हम एंटिटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। दिमाग दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर समझता है। हम चीजों को स्टेबल एंटिटीज मानते हैं, जैसे माउंट ब्लैनेक एक पहाड़ है, या अलग अलग रीजन जिन पर बाउंड्रीज लगाई जाती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट लेकर लगातार प्रिडिक्शन बनाता है। न्यूरॉन पैटर्न देखते हैं और रिपीटेड पैटर्न को चीजों और कॉन्सेप्ट की तरह सेट कर लेते हैं। दिमाग यह पैटर्न बनाकर एंटिटीज बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे चैरियट सिर्फ पहिए और एक्सल का नाम नहीं बल्कि उनकी रिलेशन का एक फिक्स्ड पॉइंट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग चीजें और कॉन्सेप्ट न्यूरॉन पैटर्न के स्टेबल पॉइंट है। हम दूसरों को पर्सन्स मानते हैं, इसलिए खुद को भी वही मानते हैं। हम सोशल बीइंग्स हैं, हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक मजबूत एंटिटी की तरह देखते हैं, जैसे कॉज इफेक्ट का कॉम्प्लेक्स नोट। इसी वजह से हम दूसरे इंसान की जो मेंटल इमेज बनाते हैं उसी को बाद में अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से नहीं बनता, बल्कि दूसरों की नजरों से हम कैसे दिखते हैं उससे बनता है। राइटर की पहली मेमोरी मैं खुद को नहीं बल्कि वह बच्चा हूं जो मेरी माँ देखती थी। हम वही हैं जो हमें दूसरों की नजरों से मिलता है, दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तों के रिफ्लेक्शन से। डिस्कैरेट्स वाला मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये प्राइमरी सच नहीं,
राइटर बोलता है डिस्कैरेट्स की कोग्निटो एर्गो सम भी पहले ट्रूथ नहीं थी। हमारा पहला एक्सपीरियंस मैं नहीं होता, हमारी पहली अनुभूति दुनिया को देखना है, न कि खुद को सब्जेक्ट की तरह फील करना। सेल्फ एक सीधी सरल चीज नहीं, यह इवोल्यूशन और कल्चर से बना आइडिया है जिसे हमने दूसरों को देखकर और फिर उसे खुद पर अप्लाई करके बनाया है। हमारा मैं दरअसल उन रिफ्लेक्शन का प्रोडक्ट है जो हमें अपने लोगों से वापस मिलता है। हमारी आइडेंटिटी का तीसरा इंग्रेडिएंट शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेमोरी। हम अलग अलग इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं होते, हम एक दूसरे से जुड़े मूवमेंट्स का कंटिन्यूअस फ्लो है। हर पल हर सेकंड हमारे अंदर पास्ट की थ्रेड्स चल रही होती हैं। मेमोरी हमें जोड़ती है हमारे अंदर हर मूवमेंट, कल का मैं, बचपन की यादें, माँ का प्यार, पढ़ी हुई किताबों की परतें, प्यार, नफरत और दोस्ती, सब कुछ एक ऑनगोइंग स्टोरी की तरह जुड़ा होता है। राइटर बोलता है आई एम नॉट जस्ट दिस फ्लैश टाइपिंग ए लेटर राइट नाउ। मैं वो भी हूं जिसने अभी चाय बनाई, जिसने पिछले पल मेमोरी टाइप किया, जिसने ये सेंटेंस लिखा। अगर ये सब मिट जाए तो मेरा मैं बच भी पाएगा। यही हमारा लंबा चलता हुआ उपन्यास है, हम अपनी कहानी है। मेमोरी ही प्रोसेसेस को जोड़कर सेल्फ बनाती है। हम अलग अलग समय में बिखरे हुए प्रोसेसेस का कलेक्शन है, लेकिन मेमोरी इन सबको सोल्डर करके एक सेल्फ बनाती है। इसीलिए आज का मैं कल वाले मैं जैसा हूँ। इसीलिए खुद को समझने के लिए हमें टाइम को समझना पड़ता है, और टाइम को समझने के लिए हम खुद पर लौटते हैं। डीन बुआनामोनो की किताब कहती है यूर ब्रेन इज अ टाइम मशीन, क्योंकि दिमाग पास्ट को कलेक्ट करता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, सर्वाइवल इंप्रूव करता है, इवोल्यूशन द्वारा चुना गया है। हमारी मेंटल स्ट्रक्चर का सेंटर यही है, पास्ट प्लस फ्यूचर के बीच होने वाला फ्लो ऑफ टाइम। ब्रेन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं देखता। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो जगह दिखता है तो ब्रेन दो सिग्नल नहीं बनाता, बल्कि एक यूनिफाइड सिग्नल बनाता है, वो है मूवमेंट का। मतलब हम प्रेजेंट मूवमेंट नहीं देखते, हम देखते हैं एक एक्सटेंडेड हैपनिंग इन अ टाइम। यही एक्सटेंशन दिमाग में ड्यूरेशन की तरह फील होता है। सेंट अगस्टाइन ने भी यही फील किया था। यह इंट्यूशन बहुत पुरानी है। टाइम का ये एक्सपीरियंस यानी प्रेजेंट में पास्ट का होना सेंट अगस्टाइन ने भी गहराई से समझा था। सेंट अगस्टाइन अपनी कन्फेशंस की बुक 11 में टाइम के नेचर के बारे में सोचते हैं। उनकी राइटिंग में बीच बीच में प्रीचर स्टाइल एक्सक्लेमेशंस हैं, लेकिन उनका एनालिसिस बहुत क्लियर है। हम हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। अगस्टाइन कहते हैं पास्ट खत्म हो चुका है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर अभी आया नहीं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। हम हमेशा सिर्फ प्रेजेंट में हैं। तो फिर एक सवाल है, अगर हम प्रेजेंट में हैं तो ड्यूरेशन को कैसे समझते हैं, पास्ट को कैसे जानते हैं, फ्यूचर का आइडिया कैसे लगाते हैं? अगस्टाइन इसका जवाब देता है पास्ट और फ्यूचर दोनों हमारे अंदर है, मेमोरी और एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में। टाइम को हम भीतर से मेजर करते हैं। अगस्टाइन लिखते हैं व्हेन आई मेजर टाइम आई एम मेजरिंग समथिंग इन द प्रेजेंट ऑफ माई माइंड। मतलब क्लॉक दो मोमेंट्स मांगता है, स्टार्ट और एंड, पर हम तो एक मोमेंट में ही रहते हैं। इसलिए जो हम मेजर करते हैं वो माइंड के अंदर के स्टोर्ड ट्रेसेस हैं, ना कि बाहर का एक्चुअल टाइम फ्लो। यहाँ अगस्टाइन एक म्यूजिक का एग्जांपल देते हैं। म्यूजिक केवल तब पॉसिबल है जब साउंड्स टाइम में अनफोल्ड हो, पर हम तो प्रेजेंट मोमेंट में हैं। फिर पूरा हाइमन कैसे सुन पाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग मेमोरी प्लस एंटिसिपेशन को एक साथ होल्ड करता है। एक साउंड का मीनिंग उसके पहले और बाद वाले साउंड से आता है। एक पूरा पहरा दिमाग में एक यूनिफाइड रूप में प्रेजेंट होता है। यही टाइम है, हमारे माइंड की स्ट्रक्चर, ना कि आउटसाइड दुनिया की कोई अलग एंटिटी। चर्च ने इस आइडिया को हेरेसी कहा है। अगस्तिन की बात बाद में चर्च थियोलॉजी की मेन लाइन में नहीं आई। बिशप ऑफ पेरिस ने इसे हेरेसी डिक्लेयर किया। टाइम एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड कहना गलत है। टाइम इज रियल, नॉट जस्ट अ मेंटल परसेप्शन। ऑथर यहाँ मजाक में कहता है शायद ये बुक थोड़ी हेरेसी की तरफ जा रही है, लेकिन अगस्टाइन खुद सेंट माने जाते हैं, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। थिंकर जैसे विलियम ऑफ ओकमैन और हर्सल ने कहा
मेमोरी के ट्रेसेस इसलिए हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में रियल टाइम है। ह्यूमन माइंड आउटसाइड फिजिकल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड है। इंटरनल कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम सेकेंडरी है, प्राइमरी है फिजिकल टाइम। ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन तभी तक जब तक फिजिक्स ये मानती थी कि टाइम यूनिवर्सल, रियल और लीनियर है। अब मॉडर्न फिजिक्स बताती है टाइम यूनिवर्सल नहीं, ना ही फंडामेंटल है, ना ही वैसा है जैसा हम फील करते हैं। तो अगस्टाइन की बात सडनली इररेलेवेंट नहीं रह जाती। हिज आइडिया बिकम इम्पोर्टेंट अगेन। या राइटर केंट का व्यू बताते हैं। केंट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कहता है, स्पेस हमारी एक्सटर्नल सेंस से बनता है। हम बाहरी दुनिया को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइम हमारी इंटरनल सेंस से बनता है। हम अपने अंदर के स्टेट्स को कैसे स्टेबल करते हैं। मतलब टाइम पार्टली हमारे सोचने और परसीव करने के तरीके से निकलता है। यह बात सही रहती है, चाहे हम केंट की मेटाफिजिक्स एक्सेप्ट करें या नहीं। हसरल अगस्टाइन की तरह मेलोडी का एग्जाम्पल देता है। एक नोट सुनते ही पिछला नोट माइंड में रिटेन्ड रहता है, फिर वो धीरे धीरे मेमोरी में धुंधला हो जाता है। माइंड हर मोमेंट पास्ट प्लस प्रेजेंट को साथ रखकर ही मेलोडी सुन पाता है। राइटर बोलते हैं, यह बात मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में भी वैलिड है, जहां टाइम ग्लोबली लीनियर नहीं, सिर्फ एंट्रोपी के ट्रेसेस हैं। हाइडेगर लिखता है, टाइम टेम्पोरलाइजेस इटसेल्फ ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज अ ह्यूमन। मतलब टाइम असल में ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़ा है। नेचुरलिज्म के भीतर भी ये इंट्यूशन बचती है। इवन हम अगर नेचुरलिस्टिक व्यू देखें, माइंड भी नेचर का हिस्सा है, लेकिन हमारी हर समझ ब्रेन के स्ट्रक्चर से फिल्टर्ड है। टाइम के बारे में हमारी इंट्यूशन माइंड की वर्किंग का रिजल्ट है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है हमारा दिमाग साइनेप्सिस के नेटवर्क से काम करता है। साइनेप्सिस बनते हैं, मिटते हैं, खासकर स्लीप के दौरान। जो बचता है वह है ब्लड ट्रेसेस ऑफ द पास्ट। ये ट्रेसेस इनकम्प्लीट होते हैं, पर इनके अंदर पूरी दुनिया भरी होती है, यादें, अनुभव, पैटर्न एंड इमोशंस। यही ट्रेसेस हमारे इंटरनल टाइम को बनाते हैं। यही हमारी अवेयरनेस को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की सेंस देते हैं। चैप्टर 13 द सोर्स ऑफ द टाइम। हमने शुरुआत की ऐसे टाइम की इमेज से जो हमें बचपन से फेमिलियर है। एक यूनिफॉर्मली में बहने वाला टाइम जिसमें पूरा यूनिवर्स एक साथ नाव में एग्जिस्ट करता है। हम सोचते थे पास्ट फिक्स होता है, प्रेजेंट अभी हो रहा है और फ्यूचर ओपन होता है। यही दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पूरी फेमिलियर पिक्चर ही टूट गई। यूनिवर्स में कोई एक कॉमन प्रेजेंट ग्लोबल नहीं है, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में देखा। इवेंट्स पूरे यूनिवर्स में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की सिंगल लाइन में अरेंज नहीं होते, बस पार्शियली ऑर्डर्ड है। हमारे पास लोकल प्रेजेंट होता है, लेकिन दूर गैलेक्सी में प्रेजेंट कहना मीनिंगलेस है। पास्ट और फ्यूचर का फर्क वर्ल्ड की फंडामेंटल इक्वेशंस में नहीं, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा। ये फर्क सिर्फ इसलिए है कि पास्ट में एंट्रोपी लो थी और हमारा नजरिया ब्लर्ड है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 और 3 में देखा, टाइम हर जगह अलग अलग स्पीड से गुजरता है। मास के पास टाइम स्लो, स्पीड बढ़े तो टाइम स्लो। आइंस्टाइन ने दिखाया कि टाइम स्पेस एक डायनामिक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक जेली जैसा मीडियम। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जेली भी बस अप्रोक्सीमेशन है। फंडामेंटल लेवल पर ना स्पेस है ना टाइम, बस प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस है। इसीलिए दुनिया का सबसे बेसिक रूप टाइम जैसा नहीं लगता। कोई स्पेशल टाइम वेरिएबल नहीं, ना पास्ट ना फ्यूचर का डिफरेंस, ना स्पेस टाइम का स्मूथ फैब्रिक। इक्वेशन फिर भी दुनिया को डिस्क्राइब करती है, लेकिन वेरिएबल्स एक दूसरे के रिलेशंस में बदलते हैं। वर्ल्ड स्टैटिक नहीं है, ब्लॉक यूनिवर्स नहीं है, दुनिया इवेंट की है, थिंग्स की नहीं। हमने देखा कि टाइम की फैमिलियर फीलिंग हमारे खुद के पर्सपेक्टिव से आती है। हम वर्ल्ड का सिर्फ छोटा हिस्सा देखते हैं, वो भी ब्लर होकर। ऊपर से क्वांटम इनडिटर्मिनेसी जोड़ दो। इसी इग्नोरेंस प्लस ब्लरिंग से एक वेरिएबल पैदा होता है, थर्मल टाइम। एंट्रोपी हमारी अनसर्टेनिटी को मेजर करती है। शायद हम यूनिवर्स के उसी हिस्से में है जहां एंट्रोपी पास्ट की तरफ लो थी, इसलिए टाइम हमें एक डायरेक्शन फ्लो में फील होता है। एंट्रोपी का बढ़ना पास्ट फ्यूचर का फर्क बनाता है।
और यही ट्रेसेस, मेमोरीज, रिकॉर्ड्स को संभव बनाता है। हम मानव बीइंग्स भी एंट्रोपी की इसी कहानी के प्रोडक्ट हैं। हमारी मेमोरीज हमें एक यूनिफाइड सेल्फ देती हैं। यही मेमोरी प्लस पर्सपेक्टिव हमें टाइम का फ्लो फील करवाता है। टाइम दुनिया के कई वेरिएबल में से एक है। यह ग्रेविटेशनल फील्ड का हिस्सा है। हमारे स्केल पर क्वांटम फ्लक्चुएशन हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए स्पेस टाइम हमें रिज्ड फर्नीचर जैसा लगता है। हम लो स्पीड्स पर चलते हैं, इसीलिए क्लॉक्स के टाइम डिफरेंस और ग्रेविटेशनल टाइम स्लोइंग हमें फील नहीं होता। यही है वह टाइम जिसे हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। आखिर में बहुत सारे पॉसिबल टाइम्स की जगह हम सिर्फ एक टाइम की बात करते हैं, वही टाइम जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, ऑर्डर्ड टाइम। ये भी कई लेयर्स की अप्रोक्सीमेशन है जो हमारी ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बनी है, जहां हम एंट्रोपी पर डिपेंड करते हैं और टाइम का फ्लो फील करते हैं। हमारे लिए अ टाइम टू बी बोर्न, अ टाइम टू डाई, यही हमारा टाइम है। कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड, कई अप्रोक्सीमेशन से बना। बहुत सी डिस्कशंस कंफ्यूज्ड इसलिए रहती हैं क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि टाइम कई अलग लेयर से बना है और ये लेयर्स इंडिपेंडेंट हैं। बुक के पहले हिस्से की चीजें सॉलिड है। एल्टीट्यूड और स्पीड से टाइम स्लो होता है, कोई ग्लोबल प्रेजेंट नहीं। टाइम ग्रेविटी से रिलेटेड है। डिफरेंट क्लॉक्स के अलग अलग टाइम। फंडामेंटल इक्वेशन में टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। एंट्रोपी और ब्लरिंग का कनेक्शन, ये सब एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ है। और क्या क्या भी अनुमान है। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्वांटम होना, फंडामेंटल इक्वेशन में टाइम का गायब होना, थर्मल टाइम, क्वांटम नॉन कम्युनिटी से टाइम, एंट्रोपी का बढ़ना, हमारी इंटरेक्शन पर डिपेंड होना, ये सब अभी भी हमारे सिर्फ अनुमान है। ये आइडियाज फैसिनेटिंग है पर अभी फाइनल प्रूफ नहीं। एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, दुनिया का असली टेम्पोरल स्ट्रक्चर हमारी नाइव सोच जैसा नहीं है। हमारी डेली लाइफ के लिए वो ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल या कॉस्मिक स्केल पर नहीं, और शायद अपनी इंटरनल नेचर समझने के लिए भी नहीं, क्योंकि टाइम की मिस्ट्री हमारी आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। टाइम हमें क्यों परेशान करता है? टाइम हमेशा हमें डराता रहा है, हमारी भावनाओं को हिलाता रहा है। इसीलिए पार्मेनिडिस ने कहा टाइम है ही नहीं। प्लेटो ने टाइमलेस आइडियाज का वर्ल्ड बनाया। हेजल ने स्पिरिट को टाइम से ऊपर रखा। हमने एटर्निटी का कॉन्सेप्ट बनाया ताकि टाइम के डर को कम कर सके। दूसरी तरफ हेराक्लिटस, ब्रगोसन ने टाइम को वर्शिप किया, पर कोई भी वास्तव में टाइम को समझ नहीं पाया। फिजिक्स टाइम की लेयर्स को खोलती है, इमोशंस के धुएं को हटाती है और बताती है दुनिया में टाइम वैसा नहीं जैसा हम फील करते हैं। और टाइम को समझने की कोशिश में हमने अपने बारे में कुछ खोज लिया है। जैसे कोपरनिकस ने आसमान देखकर पता लगाया कि धरती घूम रही है। शायद टाइम की इमोशन ही वही है जिसे हम टाइम कहते हैं। इसके आगे पूछे गए सवाल शायद ठीक से फॉर्मुलेट ही नहीं हो सकते। जब हम टाइम के बारे में सब कुछ कह चुके होंगे तो वही टाइम होगा। उससे आगे पूछना शायद सिर्फ भ्रम है। हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। हम दुनिया को बिना टाइम के देखने लगे हैं, उस गहरी लेवल पर जहां हमारा फैमिलियर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बात साफ दिखने लगी है, हम ही टाइम है। हमारी मेमोरी, हमारा एंटिसिपेशन, न्यूरॉन के कनेक्शन में खुलने वाली वो जगह, यही टाइम है। हम नॉस्टैल्जिया हैं, हम फ्यूचर की इच्छा हैं। यही हमारा फाइनाइट टाइम है, एक गिफ्ट, एक खूबसूरत मिरेकल जिसने हमें एग्जिस्ट होने दिया। अब हम मुस्कुरा सकते हैं और अपने छोटे से सर्कल ऑफ लाइफ में हर पल को फील कर सकते हैं। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किताब पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।